जी सर, कल क्या पढ़ा सर? घर में क्या पढ़ा सर? ये रिवाइज के क्वेश्चंस दो क्या थे? कहाँ तक अटेम्प्ट हुआ है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? चलिए शुरू करें। दोबारा रिवाइज करके याद आ गया सर? दो क्वेश्चंस आज के लिए रखे हुए थे, इनको भी जरा उसी तरह अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। ये चीजें बार बार प्रैक्टिस करने से आगे बढ़ेंगी। पेज नंबर 129 पे क्वेश्चन नंबर 3 रखें। पेज नंबर 129 पे क्वेश्चन नंबर 3 और पेज नंबर 144 पे क्वेश्चन नंबर 129 पे कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3 और 144 पे क्वेश्चन नंबर 1। बस आज तक आज का दिन लगा के रिवाइज कर लीजिएगा, फिर शायद आगे थोड़ा सा और चलना है और क्वेश्चंस पे दूंगा मैं। 129 and 144, 129 question number 3 and 144 question number 1. Meanwhile page number 163 पर ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स इकट्ठे हो गए। कल दो चार शायद रेशियोज पढ़े थे, एक नजर रिवाइज करना जरा, ये दिखा भी था आपने, फिर आगे चलते। डियर फ्रेंड, कोई परेशानी खत्म हुई है? डेली बेसिस पे सर टाइम दिया करें यार, घंटा डेढ़ निकाला करें, रिवाइज किया करें चीजें जाकर। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? एसेट एस रेशियो का एसेट एस रेशियो से पता क्या चलता है? जरा इंटरप्रिटेशन पढ़ के जरा पढ़ के अपने वर्ड्स में बताएं। हाय सर, हैव अ सीट। दोबारा बताइएगा क्या कह रहे थे? एसेट एस रेशियो क्या बताती है? क्या कंपनी अपनी करंट लायबिलिटीज को इमीडिएटली सेटल कर सकती है या नहीं? अगर ये चेक करना है हमने तो कौन सी रेशियो कैलकुलेट करेंगे? और ये अगर चेक करना है कि कंपनी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अपनी लायबिलिटी सेटल कर सकती है या नहीं, तो फिर करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? नेक्स्ट पेज पे आंद्रा, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो क्या बताती है? जरा कहीं से ढूंढ के बताएं अपने वर्ड्स में जरा। स्टॉक कितनी दफा सेल हुआ, कितने टाइम सेल हुआ, स्टॉक कितने टाइम्स ड्यूरिंग द ईयर सेल हुआ। हायर द बेटर या लोअर द बेटर? इसका क्या मतलब होगा हायर द बेटर? ज्यादा दफा स्टॉक सेल हुआ, स्टॉक ज्यादा दफा सेल हुआ, लेकिन ये हायर किसकी वजह से नहीं होना चाहिए? लोअर स्टॉक की वजह से नहीं, हायर सेल की वजह से। तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो बताती है कि हमने ड्यूरिंग द ईयर स्टॉक को कितनी दफा टर्नओवर मीन सेल किए। रिपीट करें जरा इंग्लिश में जरा इंटरप्रिटेशन का पहला सेंटेंस। अब इसको ट्रांसलेट करा, नंबर ऑफ टाइम द स्टॉक हैज बीन कन्वर्टेड इनटू सेल। कितनी दफा स्टॉक सेल में कन्वर्ट हुआ, कितनी दफा स्टॉक सेल हुआ, स्टॉक कितनी दफा सेल हुआ, तो कितनी दफा सेल हुआ था एबीसी में? ये कैलकुलेट किया ना 11 पॉइंट, नहीं मतलब ये जो पॉइंट टाइम्स जो हमने लिखा है, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी दफा सेल हुआ। क्लियर है जी कल तक? कोई और फिर आपकी जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स?
चलो रेशो नंबर 5 देखते हैं। अब रेशो नंबर 4 में तो बेटा हमने ये देखा है कि स्टॉक कितने टाइम्स कितनी दफा सेल हुआ है। अगर आप ये देखना चाहें कि स्टॉक कितने दिनों बाद सेल हुआ, ड्यूरिंग द ईयर हमने कितने कितने दिन बाद स्टॉक सेल किए, 4 में क्या देखा, कितनी दफा सेल हुआ। अब अगर ये देखना चाहते हैं स्टॉक कितने दिनों में सेल होता है, मतलब चीजें खरीद लेने के बाद उनको बेचने में कितने दिन लगते हैं। जरा नंबर 5 के फॉर्मूले में बाद में जाते हैं, पहले इसके इंटरप्रिटेशन में देखा जरा। इन हाउ मेनी डेज स्टॉक इज कन्वर्टेड इनटू सेल, कितने दिनों बाद स्टॉक सेल होता है। मींस चीजें खरीद ली हमने, अब खरीद लेने के बाद बेचने में कितने दिन लगते हैं। अगर ये हमने कैलकुलेट करना तो फिर फॉर्मूला यूज होगा इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड वाला। अगर ये देखना है, नंबर 4 देखें, अगर ये देखना है कि स्टॉक कितनी दफा सेल हुआ फिर कौन सा, इन्वेंट्री टर्नओवर। और अगर ये देखना है कि स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर कितने दिनों बाद सेल होता रहा तो देन इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड हो जाएगा। फॉर्मूला मिलता जुलता ही है, एक्सेप्ट क्या चेंज है, जरा 4 और 5 को जरा कंपेयर कीजिएगा आपस में। नहीं इंटरप्रिटेशन तो थोड़ी सी मैंने बता दी है, बाकी और एक्सप्लेन करता हूँ। 4 में ये है कि स्टॉक कितनी दफा सेल हुआ है, 5 में ये देखेंगे कि स्टॉक कितने दिनों बाद सेल हो रहा है। अब मैं फार्मूला की तरफ आ रहा है, फार्मूला जो ऊपर लिखा था उसी को उलट किया हुआ नीचे। ऊपर क्या लिखा था, कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, उसको अगर उलट कर लें एवरेज इन्वेंट्री डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वर्ड का मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स है और अब इसे दिनों में कन्वर्ट करना है, तो फिर 365 डेज ऑफ द ईयर यहाँ आ गए। अब ये वर्किंग कैसे होगी, मैं कल वाली फिगर से यूज करता हूँ। लाइक सपोज कंपनी ए का डाटा बताया, कैलकुलेटर से निकाल लो। कंपनी ए नहीं कंपनी ए यार, तो ऊपर रेशियो नंबर 4 करंट एसेट्स 7,50,000 क्या लिया था आपने, कॉस्ट ऑफ सेल्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और डिवाइड बाय क्या किया था। अब उलट करके कैसे लिखो, एवरेज इन्वेंट्री डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 365। आंसर फाइंड आउट करें, पॉइंट्स में अगर जा रहा हो 2 डिजिट्स में राउंड ऑफ करना, 31.1663 31.63 डेज। अब 365 डेज इन ईयर की बात हो रही है, तो 31.63 डेज का मीनिंग क्या है, इंटरप्रिटेशन पढ़े जरा। चीजें खरीद लेने के बाद अप्रोक्सीमेटली 31 या 32 डेज में चीजें हम सेल करते हैं। 32 डेज क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड। कंपनी बी में जरा करवाएं, फॉर्मूला बोले क्या है, 5 नंबर फॉर्मूला, एवरेज इन्वेंट्री थी 65,000 डिवाइडेड बाय 75 लाख इनटू 365। आंसर अब आएगा 3.16 डेज। क्या मतलब 3.16 डेज, कंपनी बी कितने दिनों में स्टॉक सेल कर लेती है, तकरीबन 3 डेज में, तकरीबन 3 डेज में। कंपनी ए तकरीबन 32 डेज में। कौन सी कंपनी बेहतर है, क्यों बी बेहतर है, क्या चीजें खरीदने के बाद कम से कम दिनों में बिकनी चाहिए, हायर द डेज द बेटर, द लोअर द डेज द बेटर। इंटरप्रिटेशन में एक और सेंटेंस ढूंढे, लोअर द डेज। अब इसका क्या मतलब, अगर लोअर द डेज चीजें जल्दी बिक रही हैं, जल्दी जल्दी बिक रही हैं, चीजें आ रही हैं जा रही हैं, वैसा होना चाहिए स्टॉक लेकर रख लिया और बिके ना। तो कंपैरेटिवली स्पीकिंग किस कंपनी की सेल, किस कंपनी के सेल डेज जो है, इन्वेंट्री टर्नओवर डेज जो है वो बेहतर है, कंपनी ए के या बी के, लोअर द बेटर, लोअर द बेटर। ये लिखना जरा, अच्छा इर्द गिर्द जगह बनाते रहिएगा जरा, आगे अगली रेशोस में अपनी जगह चाहिए, जरा बीच में बन जाएगा, टेबल के बॉक्स में है जगह, यहाँ नाम लिखा उसके नीचे भी जगह। सर आगे आ जाए सर प्लीज।
वर्किंग कर ली सर। अब सिमिलरली अगर सी की कल बात हुई थी थोड़ी सी और फाइनल करना से देखते कंपनी सी के डाटा यूज करें जरा रेशो नंबर 5 के लिए 6500 डिवाइड बाय 7,50,000 करेंगे अगर आप और इंटू 365 करेंगे तो आंसर कंपनी बी वाला ही आ जाएगा। तो वंस अगेन सिर्फ आंसर्स नहीं देखने, अब बी और सी का आंसर सेम क्यों आ रहा है? कर ली वर्किंग 6500 डिवाइड बाय कर 6500 डिवाइड बाय 7,50,000 इंटू 365 तो आंसर 3.16 समथिंग है। अब बी और सी के डेज मैच कर गए, लेकिन बताएं बी बेहतर है सी? आंसर वंस अगेन शुड नॉट बी इम्प्रूव बिकॉज ऑफ लोअर स्टॉक। ये लो स्टॉक की वजह से उसकी जो डेज है वो हमारे बी कंपनी के बराबर है। ये डेज जो है किसकी वजह से कम होने चाहिए? वंस अगेन सेल्स की वजह से कम होने चाहिए, लोअर स्टॉक की वजह से नहीं। कंपैरेटिवली स्पीकिंग बारल ए बी में से कौन सी बेहतर है? इसका मीनिंग क्या है? दोबारा इंटरप्रिटेशन में जाए। नंबर 5, इन हाउ मेनी डेज स्टॉक इज कन्वर्टेड इनटू सेल। अपने लफ्जों में ट्रांसलेट करें। इन अदर वर्ड्स मैं इस तरह कह सकता हूँ कितने दिन स्टॉक हमारे स्टोर रूम में रहा, खरीदी स्टोर रूम में आ गई, अब हम स्टोर रूम से कब निकलेंगे? जब बिकेंगे। तो 3 days एंड 31 days अप्रोक्सीमेटली, या 31 days एंड 3 days रिस्पेक्टिवली करना। तो स्टॉक ज्यादा दिन पड़ा रहना चाहिए हमारे पास या जल्दी से टर्नओवर होना चाहिए? 4 और 5 में डिफरेंस बता दे फाइनली। रेशियो नंबर 4 क्या बता रही है, 5 क्या बता रही है? रेशियो नंबर 4 बता रही है स्टॉक कितनी दफा सेल हुआ है, कितने टाइम्स ड्यूरिंग द पीरियड सेल हुआ है। और रेशियो नंबर 5 स्टॉक कितने दिनों में सेल। और रेशियो नंबर 4 की इंटरप्रिटेशन में जाए, हायर द बेटर लोअर द बेटर। 4 ज्यादा टर्नओवर होना चाहिए और 5 में कम डेज के होना चाहिए, जल्दी सेल होना चाहिए, जल्दी सेल होना चाहिए। ओके प्लीज, तो जेन खुल रहा है प्लीज। आई नंबर 6 में ये दो जब रेशियोज पढ़ी हमने इन्वेंटरीज के लिए, अब इसी तरह की दो रेशियोज आएंगे डेटर्स के लिए और फिर इसी तरह की दो आएंगे आगे क्रेडिटर्स के लिए। तो रेशियो नंबर 6 पहले जरा मेरे सब वर्ड्स जरा सुनो। डेटर टर्नओवर का फॉर्मूला लिखा हुआ नेट क्रेडिट सेल। डेटर्स का जो कॉन्सेप्ट होता है, रिसीवेबल कब होता है? जब कैश सेल हो या क्रेडिट सेल हो। तो डेटर्स क्रेडिट सेल से लिंक्ड है। नेट का यहाँ मीनिंग अगर लिखा था में, अगर एक सेल हुई है और रिटर्न्स हुई हैं तो नेट करके आप वर्किंग करेंगे। तो सेल लेस रिटर्न्स इन साथ मेंशन करो। नेट क्रेडिट सेल का मीनिंग सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स माइनस क्रेडिट सेल रिटर्न्स। मीन्स उसे अगर हमें टोटल सेल दी हो और उसमें कैश सेल भी हो तो हम आपने इस फॉर्मूले में सिर्फ कौन सी सेल लेंगे? क्रेडिट सेल लेंगे, क्योंकि डेटर्स का रिलेशनशिप सिर्फ क्रेडिट सेल के साथ। फिर उसे डिवाइड किया जा रहा है एवरेज ट्रेड डेटर्स। अब एवरेज का मीनिंग वही होगा जो रेशियो नंबर 4 में हमने एक दफा पढ़ ली है। अगर हमारे पास कंपैरेटिव ईयर का डाटा होगा तो एवरेज कैसे निकालेंगे? ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइड बाय 2। लेकिन अगर सिर्फ करंट ईयर का डाटा है, पिछले साल का डाटा ही नहीं है, तो जो क्लोजिंग डेटर्स हैं वो एज इट इज एवरेज अज्यूम हो जाएंगे। एवरेज कब कैलकुलेट करेंगे? जब ओपनिंग भी होगा। फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। और अगर ओपनिंग है ही नहीं तो क्लोजिंग को एज इट इज एवरेज कंसीडर करना। ये समझ आ गया? एज इट इज का मतलब डिवाइड बाय 2 करके या वैसे डिवाइड बाय 2 कब करेंगे? अब जरा फार्मूला पढ़े, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड डेटर्स। अब इसको समझने के लिए ये रेशो क्या बता रही है, कुछ फिगर्स मैं अज्यूम करता हूं फिर बाद में आप नोट कीजिएगा। लेट्स अज्यूम नेट क्रेडिट सेल्स आर 12 लाख रुपीस। बेस में क्या लिखना मैंने? एवरेज डेटर्स। तो लेट्स अज्यूम एवरेज डेटर्स फिगर इज 7 लाख। एक आंसर पहले निकालो। 12 लाख डिवाइड बाय 7 लाख 1.71 टाइम्स हो जाएगा। फिर इसका मीनिंग बताता हूँ मैं। लेट्स अज्यूम एक और कंपनी है, कंपनी बी, उसकी सेल्स 12 लाख है लेकिन उसके डेटर्स जो है वो 70,000 है। आंसर आएगा 17.15।
सॉल्व किया करें। 17.14। आप जरा फिगर्स पे गौर कीजिएगा प्लीज, फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा और फिगर समझा रहा। कंपनी ए 12 लाख क्या लिखा मैंने, ठीक है, क्रेडिट सेल है, नेट क्रेडिट सेल, शॉर्ट वर्ड्स में क्रेडिट सेल है। और बेस में मैंने 7 लाख क्या लिखा, डेटर्स, एवरी डेटर्स, डेटर्स किसे कहते हैं, रिसीवेबल, रिसीवेबल। अब फिगर्स को अगर हम देखें तो 12 लाख की सेल हुई थी, 12 लाख की क्रेडिट सेल थी और 7 लाख रिसीवेबल रह गया है। ऐसे कितना रिसीव हुआ होगा, 12 लाख सेल हुई थी, 7 लाख क्या है रिसीवेबल रह गया है। मिल गया या रह गया, रह गया। कितना रिसीव हुआ होगा, 5 लाख। कंपनी बी 12 लाख सेल थी, 70,000 रिसीव हो गए। सभी अभी अपनी जगह, आगे डेटर्स का मीनिंग क्या है, मिल गया या मिलना है, रिसीवेबल रह गया। कंपनी है, दोबारा हिम्मत नहीं कर रहे आपसे, 12 लाख क्या लिखा मैंने, क्रेडिट से, नेट क्रेडिट से 12 लाख की चीजें बेची थी, क्रेडिट पे 12 लाख की चीजें बेची थी कंपनी ने, 7 लाख रिसीव हो गए, रिसीवेबल रह गया है। कितना रिसीव होगा, 5 लाख। कंपनी बी कितने की चीजें बेची, तो सेल तो दोनों की सेम है, रिसीवेबल कितना रह गया, 70,000, 70,000 रिसीवेबल रह गए। कितना रिसीव हुआ होगा, 11,30,000। ये बता रही है। अब हर रेशो को इंटरप्रेट करने का अपना तरीका है। सेल रिसीवेबल कंपेयर हो रहा है, तो बताएं सेल के बाद पैसे जल्दी मिलने चाहिए लेट, तो किस कंपनी ने ज्यादा पैसे कलेक्ट कर लिए हैं, ए ने। कितनी सेल हुई है दोनों की, ए का रिसीवेबल 7 लाख रह गया और बी का रिसीवेबल, ए ने कितना रिसीव कर लिया होगा और बी ने, तो जल्दी पैसे लेने चाहिए सेल करने के बाद या कोई नहीं इंशाल्लाह आ जाएंगे, बिजनेस कर रहे हैं आप। तो कंपनी ए की परफॉर्मेंस बेहतर है बी की, इसका मतलब आंसर अगर टाइम्स में ज्यादा होगा, ज्यादा होगा या कम होगा, आंसर अगर टाइम्स में ज्यादा आ रहा होगा तो फिर कंपनी ने अपनी कैश कलेक्शन ज्यादा कर ली होगी, अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया होगा। क्रेडिट पे चीजें बेचनी तो पड़ती हैं, बिजनेसेस में क्रेडिट पे चीजें बेचनी तो पड़ती हैं, लेकिन क्रेडिट पे चीजें बेचने के बाद ये इंश्योर करना होता है कि विद इन एग्रीड टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड एग्री हुआ है कस्टमर्स के साथ, उस टाइम पीरियड में लोगों से पैसे कलेक्ट कर लिए जाएं। अगर लोगों से आप अपना कैश कलेक्ट नहीं करेंगे तो अपने खर्चे मीट करने के लिए आपको फिर बैंकों से लोन लेने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल बिजली का बिल आ गया, महीना गुजर गया, एम्प्लॉइज की सैलरी की डेट आ गई, अगर अपना कैश ही आप लोगों से कलेक्ट नहीं कर पा रहे तो फिर खर्चे कैसे पूरे करेंगे, वक्ती के तौर पर फिर लोन्स लेने पड़ेंगे, लोन्स लेंगे तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा खर्चा इंकर करना पड़ेगा। तो क्रेडिट पे चीजें बेचनी तो पड़ती हैं, लेकिन इंश्योर फिर क्या करना होता है कि टाइमली कलेक्शन की जाए। तो जो कंपनी जल्दी अपने पैसे ले रही है क्रेडिट सेल के बाद, वो ज्यादा बेहतर है उस कंपनी से जो अपने कैश कलेक्शन को टाइमली बेसिस पे कस्टमर से नहीं कर पा रही। तो कैश कलेक्शन जल्दी होनी चाहिए कम, तो इस रेशो से हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंपनी जल्दी कैश कलेक्ट कर रही है, आंसर टाइम में ज्यादा होगा तो क्या पता चल रहा होगा हमें कि कैश कलेक्शन जल्दी हो रही है, तो कंपनी ये बेहतर है बी। अब इसके जरा 1 मिनट इंटरप्रेशन पे आना। रेशियो नंबर 5 हमें क्या बता रही है, नॉर्मली हायर द टर्नओवर रेशियो द बेटर इट इज बिकॉज इट, अंडरलाइन करें यहाँ से, बिकॉज से अंडरलाइन करें, इट सिग्निफाइज, इससे क्या पता चलेगा, स्पीडी एंड इफेक्टिव कलेक्शन। हायर द टर्नओवर बेटर या लोअर द टर्नओवर बेटर, उससे क्या पता चलेगा सर, जिसके टर्नओवर रेशियो हायर होगी वो कंपनी अपनी कैश कलेक्शन को जल्दी इफेक्टिवली मैनेज कर रही होगी, लोगों से पैसे टाइम पे ले रही होगी। ये दो फिगर्स लिखना जरा थोड़ा सा, इसी के अंदर जगह बनाते हैं, राइट साइड पर भी है वैसे, कोशिश करना जरा, क्योंकि जब भी कभी रिवाइज करेंगे 7 फिगर्स की जरूरत पड़ेगी आपको।
एनी कंफ्यूजन सर? तो समझ आ गया? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, देन सर अगर आप ये देखना चाहें कि डेटर से कलेक्शन कितने दिनों में हुई है, तो इस रेशो को भी किस में कन्वर्ट किया जा सकता है? डेटर टर्नओवर पीरियड में। क्या देखना चाहते हैं अब हम? 7 की जरा इंटरप्रिटेशन में आना। क्लियर हो गया ना 6 प्लीज? 7 की इंटरप्रिटेशन की पहली लाइन पढ़े। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि द नंबर ऑफ डेज द कंपनी टेक्स बिटवीन डेट ऑफ सेल एंड रिसीट ऑफ कैश, क्या मतलब डेट ऑफ सेल एंड रिसीट ऑफ कैश? चीजें बेचने से लेके पैसे मिलने तक कितने दिन लगते हैं, अगर ये देखना हम चाहते हैं तो फिर हम डेटर्स टर्नओवर पीरियड रेशियो को कैसे यूज करेंगे, फॉर्मूला पढ़े। अब ये फॉर्मूला को एक याद हो जाए ना, बाद में उसको उलट ही होता है, मैं तरीका बताता हूँ। रेशियो नंबर 6 और 7 को आप आपस में कंपेयर करें। 6 के वर्ड्स को उलट करके बोला, एवरी डे डेटर्स डिवाइड बाय नेट क्रेडिट सेल, और अब डेज में अगर कन्वर्ट करना है तो 365। यही जो ए बी में मैंने डेटा लिखा था रेशियो नंबर 6 में, उसी को मैं दोबारा यूज कर रहा हूँ। करवाएं जरा यूज। ए की फिगर्स अब पहले क्या लिखूं? 7 लाख। 7 लाख का नाम प्लीज बोलें। ये फार्मूले याद करने का नहीं बोलना यार। एवरी डे डेटर्स डिवाइड बाय क्या करूं? डिवाइड बाय नेट क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय, कैलकुलेटर में आंसर बताएं। 212.9। अब इसके साथ डेज क्यों लगाता हूँ? ये डेज क्यों लगा दिए? 365 से मल्टीप्लाई करके अब डेज आ रहे हैं। अब इनका मीनिंग क्या है वो एक सेकंड जरा बी भी करवा देंगे। बी की फिगर्स बोलो। 70,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख मल्टीप्लाइड बाय 365, अप्रॉक्सीमेटली 21.29 डेज। नोट करें अपने पास। तो एनालिसिस करने के डिफरेंट वेज होते हैं। अब टर्नओवर में करना चाहें वो भी पॉसिबल है, और अगर उसे डेज में कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी हो सकता है। उससे पता क्या चलेगा, आप लोग लिख लें, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जी कंपनी ए के डेज देखें, 212.92, तकरीबन 213 दिन बन गए हैं। अब इंटरप्रिटेशन की पहली लाइन पढ़े, ये डेज क्या बता रहे हैं? अपने वर्ड में ट्रांसलेट करें। अगर आज सेल हुई है तो कंपनी ए जो है कितने दिनों बाद पैसे ले रही है? 213 तकरीबन दिन हो गए। और कंपनी बी 21 दिनों में पैसे ले लेती है। कौन सी कंपनी बेहतर है? जो सेल करके भूल जाए। आपने अपने बिहाफ पे सोचना, हमारा बिजनेस फिर कैसे चलेगा? क्या जस्ट चीजें बेच देना सफिशिएंट है? चीजें बेच देना ठीक है, एक्सेप्ट तो जरूर है, लेकिन उसके बाद पैसे भी लेने हैं। अगर कैश ही नहीं होगा तो हम अपने एक्सपेंसेस कहाँ से मीट करते रहेंगे? आहिस्ता आहिस्ता कितने के लोन ले लेंगे? लोन पे लोन पे लोन पे लोन, कितना लोन? आखिर कौन कब तक हमें कितना लोन देगा? अपने पैसे टाइम पे आने चाहिए। और शायद तकरीबन अगर एक महीने में अप्रोक्सीमेटली 30 डेज ही होते हैं, तो ये 213 मीन से तकरीबन 7 महीने हो जाने। 213 दिन तकरीबन कितने महीनों बाद पैसे लिए हैं? और 21 दिन। कौन सी कंपनी बेहतर है जी? हायर द बेटर, लोअर द बेटर? हायर द बेटर, लोअर द बेटर? ये डेज बता ये रहे हैं कि सेल करने के बाद पैसे मिलने में कितने दिन लग जाते हैं। अब डेफिनेटली बेटा अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे होंगे तो लोअर द बेटर होना चाहिए, जितनी जल्दी पैसे मिल जाए। अब आइडियल तो फिर ये हुआ, यहाँ से ऑनवर्ड्स फुल कंसंट्रेशन सुनना था। आइडियल तो फिर ये है कि आप कैश ही सेल करें, कैश पे ही चीजें बेचें। क्या एंट्री होगी कैश सेल की? कैश डेबिट सेल क्रेडिट। तो अगर कैश जल्दी लेना बेहतर है तो फिर आइडियल तो कैश सेल है। लेकिन अगर आप सिर्फ अपनी पॉलिसी बना लें कि हमने चीजें बेचनी कैश पे, तो वो कस्टमर्स जो इमीडिएटली कैश देने की पोजीशन में नहीं है,
वो फिर आपसे चीजें नहीं खरीदेंगे, आपका सेल का वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो मजबूरन चीजें क्रेडिट पे बेचनी तो पड़ती हैं, लेकिन फिर कोशिश ये होनी चाहिए कि उनसे जो टाइम पीरियड एग्री हुआ है, कस्टमर के साथ जो टाइम पीरियड एग्री हुआ है, अगर आप क्रेडिट पे चीजें बेचेंगे तो एग्रीमेंट होता है, सेल एग्रीमेंट, उसमें ये लिखा होता है कि 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 30 दिन बाद, 40 दिन बाद, जो भी डेज एग्रीड है उसमें फिर पैसे मिलने होते हैं। तो आपका फिर ये काम होता है एज अ बिजनेस कि जो एग्रीड डेज है उनके अंदर अंदर पैसे जरूर ले लिए जाए। कंपैरेटिवली देखें तो कंपनी बी बेहतर है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कहूँ कि कंपनी बी ने अपने कस्टमर्स के साथ एग्रीमेंट किया था कि विद इन 15 डेज पैसे लेंगे, तो कंपैरेटिवली स्पीकिंग कंपनी बी बेहतर है, लेकिन स्टिल फर्दर इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। तो फाइनल इवैल्यूएशन जो है इस रेशो की वो होती है क्रेडिट टर्म्स को देख के, और जितना क्रेडिट टर्म्स के नजदीक नजदीक आप पैसे ले लेते हैं उतना ही बेहतर है। ये इन अदर वर्ड्स ये कह रहे हैं कि क्रेडिट पीरियड के अंदर अंदर पैसे लेने की पूरी कोशिश होनी चाहिए, और उसके बाद अगर आप पेमेंट ले रहे हैं तो इसका मतलब आपका जो कलेक्शन डिपार्टमेंट है वो इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा है, तो उसमें फर्दर इफेक्टिवनेस लाने की जरूरत होती है। ये बात आप ध्यान में रखते तो इंटरप्रिटेशन पूरी पढ़े मेरे साथ दोबारा। द नंबर ऑफ डेज कंपनी टेक्स बिटवीन, कौन सी रेशो पढ़ रहे हैं? नहीं, रेशो नंबर 7, रेशो नंबर 7 डेट ऑफ टर्नओवर पीरियड इंटरप्रिटेशन पढ़ो। द नंबर ऑफ डेज कंपनी टेक्स बिटवीन डेट ऑफ सेल एंड रिसीट ऑफ कैश। यूजुअली अंडरलाइन कर ले, टाइम पीरियड शुड नॉट एक्सीड 3 मंथ्स। ये मैंने कल कुछ नॉर्म्स आपको बताया था, तो हर रेशो का कुछ ना कुछ समटाइम्स नॉर्म्स भी होते हैं। पिछले पेज पे जाए, 2:1 किसका नॉर्म था? करंट रेशो 2:1 क्या? 2:1 क्या नहीं क्या? करंट एसेट्स डबल अगर हो तो अच्छी कंपनी कंसिडर होती है। तो एक रेशो में 1:1 था, उसी तरह यहाँ रेशो नंबर 7 में वो कहता है कि 3 महीने से ज्यादा अगर क्रेडिट पॉलिसी दी जा रही है तो वो तो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव टाइम है। तो एक मार्केट नॉर्म के एंगल से कि 3 महीने से ज्यादा तो कोई टाइम नहीं देता है। नॉर्मल वैसे 15, 20, 25 दिन होते हैं, लेकिन मैक्सिमम कहाँ तक अगर हो तो बस उससे ज्यादा कभी नहीं होना चाहिए। हाउएवर इवैल्यूएशन इज मेड इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट पॉलिसी, वर्ड अंडरलाइन करने, क्रेडिट पॉलिसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने एक और वर्ड इसके लिखना होगा। क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द कंपनी मींस, लिख लो, मैं लिख देता हूँ। क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द कंपनी का मतलब है टाइम पीरियड ऑफ पेमेंट। और टाइम पीरियड जो आपने कस्टमर से एग्री किया हुआ है जिसमें उसने पेमेंट करनी है उससे क्रेडिट पॉलिसी बोलते हैं। क्रेडिट पॉलिसी, क्रेडिट टर्म्स भी बोलते हैं, क्रेडिट टाइम पीरियड भी कह सकते हैं। क्या मतलब क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द कंपनी, या सेंटेंस पूरा बता दो। हाउएवर 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 अगर हम एनालिसिस कर रहे हो तो कंपैरेटिवली स्पीकिंग रेशो में अगर डेज कम आ रहे हैं तो कंपनी ने पैसे जल्दी कलेक्ट करनी है, लेकिन फाइनल इवैल्यूएशन किसके साथ कंपेयर करके होनी चाहिए? क्रेडिट पॉलिसी के साथ टाइम पीरियड को कंपेयर करके फाइनल डिसीजन होना चाहिए कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है विद रिस्पेक्ट टू कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स। बात समझ आ रही प्लीज मेरी? एक सेकंड जरा मुझे नंबर 5 रेशो में जाकर बताएं, नंबर 5 रेशो बताती क्या? आप अपने वर्ड्स में, अपने वर्ड्स में। नंबर 7 में एक मिनट है, अपने वर्ड्स में जरा पढ़ ले, पहली लाइन में बताएं नंबर 7 क्या बताती है। अब नंबर 5 में वापस है, मेरे वर्ड सुने। चीजें खरीदने से लेके बेचने तक कितने दिन लगे? रेशो नंबर 5। रिपीट करें क्या बोला मैं? डेफिनेटली ऑल्टरनेटिवली बोला जा सकता है, लेकिन असल स्टोरी क्या, खरीदने से लेके बेचने तक के दिन है। नंबर 7 में बेचने से लेके पैसे मिलने तक के दिन है। कब से कब तक के दिन है नंबर 7 में? बेचने से लेके पैसे मिलने तक कितने दिन लग गए हैं, अगर आपने ये देखना है तो किस फॉर्मूले का यूज करेंगे? डेटा टर्नओवर पीरियड का फॉर्मूला क्या है? मेरी तरफ देखकर बोलें। दो रेशोज और पढ़ लें, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ इनको याद करने का आसान सा तरीका क्या होगा। पहले क्रेडिटर्स को बीच में शामिल करें। ये क्लियर हो गया बरल? नंबर 7 तक कुछ क्लियर है? चलो आगे। देन आगे सारी क्रेडिटर्स टर्नओवर, इसका फॉर्मूला पहले पढ़ो।
अब अगर क्रेडिटर्स की बात हो रही है तो परचेजेस की बात हो रही है, और परचेजेस की अगर बात हो रही है तो क्रेडिट परचेजेस की बात हो रही है। नेट अगर वर्ड लिखा तो इसका मीनिंग परचेजेस लेस परचेज रिटर्न्स लिख रहे साथ। अगर परचेज भी दी होगी, क्रेडिट परचेज भी दी होगी, क्रेडिट परचेज रिटर्न भी दी होगी, तो डेफिनेटली फिर हम नेट परचेज कर लेंगे। अगर 1 लाख की परचेज हुई है और 5,000 की परचेज रिटर्न हो गई है तो 95,000 ही परचेज है, तो आई होप कि इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। जो चीजें रिटर्न हो गई हैं वो तो फिर हमारी परचेजेस से लेस हो जाएंगी। डिवाइड बाय क्या हो रहा है? एवरेज ट्रेड क्रेडिटर्स, एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स डिवाइड बाय 2 अगर डाटा होगा कंपैरेटिव है तो। अब इसके लिए पहले फिगर्स लिख लीजिएगा और पेज के नीचे आप जगह यूज करेंगे। लिखने के बाद मैं लिख रहा हूँ। अगर इस रेशियो की इंटरप्रिटेशन सही करें ना फिर मजा है, फिर पता चलेगा कि आप कुछ एनालिस्ट बने ही नहीं। लेट्स से 3 कंपनी से कंपैरिजन कर रहा हूँ। बोले जी फार्मूला बोले क्या है? रेशियो नंबर 8 हो रही है। लेट्स अज्यूम क्रेडिट परचेज है 90,000, ड्यूरिंग द पीरियड हमारी 90,000 की क्रेडिट परचेज है और 70,000 एवरेज क्रेडिटर्स है। पहले मुझे जरा आंसर बता दो, सॉल्व कर दो। 1.29 टाइम्स। एक्सप्लेन मैं बाद में करता हूँ। सपोज कंपनी बी की क्रेडिट परचेज 90,000 और इसके जो क्रेडिटर्स हैं एवरेज क्रेडिटर्स वो 10,000 की सपोज अमाउंट, ये हो जाएगी 9 टाइम्स। 90,000 डिवाइड बाय 10। कंपनी सी की सपोज क्रेडिट परचेज सेम है लेकिन उसके एवरेज क्रेडिटर जो है सपोज 1,50,000, सॉल्व कीजिएगा। 0.6 टाइम्स, 0.6 पूरे नहीं, सिर्फ 0.6 टाइम्स। एक सेकंड के लिए जरा नेक्स्ट पेज पे आइएगा। रेशियो नंबर 9 अब क्या है? कंसंट्रेट करना फुल तरह मैं दोनों इकट्ठा इसलिए रख रहा हूँ जरा बात समझने में आसानी रहेगी। अब क्रेडिट टर्नओवर पीरियड की इंटरप्रिटेशन 1 मिनट पड़ेगा। ये क्या बताएगी आपको क्रेडिट टर्नओवर पीरियड? चीजें खरीद लेने से लेके पैसे देने तक हमने कितना टाइम लगाया। पिछले पेज में वापस जाएं, रेशियो नंबर 8 का फार्मूला जहन में रखें और वहीं रहें और रेशियो नंबर 9 का फार्मूला बनाने की कोशिश करें। एवरेज ट्रेड क्रेडिटर्स डिवाइड बाय नेट क्रेडिट परचेज इनटू 365, उलट करें और 365 से मल्टीप्लाई कर दें। नेक्स्ट पेज पे आपको देखें, सही बताया आप फार्मूला अपना। अब मुझे जरा ये वर्किंग्स अल्टरनेटिवली भी जरा करवा दें। रेशियो नंबर 8 के साथ साथ इसी फिगर्स को रिवर्स करके तसल्ली रखें, आप नहीं लिखना, टेंशन ना लीजिएगा। अगर कंपनी ए के क्रेडिटर डेज कैलकुलेट करना चाहो तो 70,000 डिवाइडेड बाय 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 365, आंसर आ जाएगा 283.89 टाइम्स। टाइम या डेज? सॉरी डेज है, 365 से मल्टीप्लाई होगा। कंपनी बी की फिगर्स बोलो। और फिगर्स बोले सर 10,000 डिवाइडेड बाय 90,000 मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू 40.56 days. And company C 1,50,000 divided by 90,000 into 365, 608.3 days. इस तरह करें, पिछले पेज पे जाए और आमने सामने जरा वर्किंग करने पेज के एंड पे जरा रेशियो नंबर 8 के नीचे 8 9 की फिगर्स इकट्ठी लिखना, मेंशन कर लीजिएगा 8 9 जरा आमने सामने लिखना जरा बन जाएगी जगह शायद।
ऊपर वाली 3 पहले लिखा, फिर मैं नीचे जो लिखा ऊपर कर देता। ये ऑनलाइन स्टूडेंट चल रहे हैं साहब? जी टर्नओवर रेशियो लिखी। ये वेटिंग फॉर साइड। ये रेशियो नंबर 1 की तरफ पिछले पेज पे वापस आए, बल्कि आप सॉरी उसी पेज पे हैं। रेडी है सर? 8 के एंगल से फिगर्स ढूंढना। 90,000 क्या है कंपनी ए में? क्रेडिट परचेज, नेट क्रेडिट परचेज। 90,000 की चीजें खरीदी हमने क्रेडिट पे। बेस में क्या लिखा, नीचे क्या लिखा? क्रेडिटर्स का मतलब पेएबल, पेएबल या पेड? पेएबल। तो 90,000 की परचेज हुई और 70,000 पेएबल रह गया है। कितने पैसे दे दिए होंगे? 20,000 दे दिए होंगे। अपना बिजनेस समझ के प्लीज सोचना। आपको कंपनी भी है, एक और कंपनी माशाल्लाह आपकी है, 90,000 की आपने परचेजेस की हैं और 10,000 पेएबल रह गया है, पैसे देने हैं। कितने दे दिए होंगे? 80,000। कंपनी सी 90,000 की परचेजेस हैं, 150,000 पे कर दिया है, करना है। ये कैसे हो सकता है? 90,000 की परचेज की है, 90,000 की परचेज की है और 1.5 लाख देना है। ये तो मैक्सिमम 90,000 ही देना चाहिए था। तो इस साल की तो बात ही ना करें, अभी पिछला भी देना। कौन सी बेहतरीन कंपनी है? अब पता चलेगा हम कितने अकाउंटेंट हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कितनी की इंसानियत जिंदा है। कंपनी सी यार, और जाने दो यार, लोगों ने पैसों का क्या करना, लोगों ने पैसों का क्या करना, लोगों को क्या करना, उन्हें मरना नहीं। क्या हो? पैसे लेके क्या करना, दुनिया का माल है, यही रह जाना। रेशियो नंबर 9 की फिगर से इसके एक सेकंड इंटरप्रिटेशन ढूंढे पेज नंबर 164 पे। क्रेडिट टर्नओवर पीरियड क्या बताता है? चीजें खरीदने के बाद पैसे देने में कितने दिन लगाए हैं। वापस आ रहे पिछले पेज पे। कंपनी ए में कितने दिन बाद परचेजेस के पेमेंट होती है? तकरीबन 284 डेज, 284 दिनों बाद पैसे देते हैं। अगर आज चीजें खरीदें तो पेमेंट तकरीबन 284 डेज बाद होती है। कंपनी बी 40 डेज में पैसे दे देती है, फिर परचेज के बाद पेमेंट में 40 दिनों का गैप है। और कंपनी सी एक साल में तो 365 दिन होते हैं, ये तो 608 दिन बने हुए। सालों गुजर गए पैसे दिए, चीजें खरीद के हम भूल जाते हैं। बेस्ट कंपनी कौन सी हुई? कौन सी कंपनी बेहतर है सर?
ऑनलाइन स्टूडेंट हेल्प लेते हैं, आपको तो परेशान लग रहा है। क्या लोगों को पैसे जल्दी देने चाहिए? क्या लोगों को पैसे लेट देने चाहिए? क्या लोगों को पैसे टाइम पे देने चाहिए? हम उलट कर लेते हैं, चलता रहने, चलता रहने। एक मिनट है जो ये जरा डिस्टर्बेंस एक मिनट करते हैं, इंपॉर्टेंट इशू रिजॉल्व करें। हम इस तरह कहते हैं, रिवर्स करते हैं, ये तो हमने पैसे देने हैं ना, अब लोगों की तरफ चलते हैं। क्या लोगों को पैसे जल्दी देने चाहिए? हमें क्या लोगों को हमसे चीजें कैश पे खरीदनी चाहिए? और लोगों को हमें चीजें कितने साल के उधार पे देनी चाहिए? तो ये ख्वाहिशात तो हर इंसान के अंदर मौजूद है। ख्वाहिशात ऐसी हैं कि हमसे कैश से लो और हमें हमेशा के लिए क्रेडिट पर चाहिए और पैसों की बात ना। लेकिन अब हकीकत में आता है, क्या लोगों को, अब रिवर्स आ गए हम और पेमेंट की तरफ आ गए, अपनी तरफ वापस आ गए। क्या हमें लोगों को पैसे लेट देने चाहिए, जल्दी देने चाहिए? ये दोनों वर्ड सही नहीं है। बिजनेस कर रहे हैं आप, ना लेट दें ना जल्दी दें। लेट देने के दुनियावी नुकसान, फॉर एग्जाम्पल किसी से आपने 30 डेज के क्रेडिट पॉलिसी एग्री की थी कि 30 डेज बाद हम पैसे दे देंगे। अब अगर आप 30 डेज बाद पैसे नहीं देंगे और वो अच्छा सप्लायर है तो अगली परचेज से भूल जाए। ज्यादा लेट करेंगे तो उसका भी हक बनता है कि कोर्ट पहुंच जाए, आपको फोर्स करे पैसे लेने के लिए। अगर कोई सिक्योरिटी ली हुई है, सिक्योरिटी भी होती है, तो उसको बिकवा दे, आपको अंदर पहुंचा दे। लोगों को फोन करे, मार्केट में लोगों को फोन कर करके मैसेजेस करें, सुबह दोपहर शाम बंदा रख ले कि लोगों को कहें भाईजान ये अगर आए तो इनको चीजें नहीं देना, ये हक बनता है। दुनियावी नुकसान, बाकी रब के यहाँ जो होगा वो तो सबको पता। टाइम से पहले पैसे दे दें, ये भी सही नहीं है। अगर किसी 30 डेज एग्रीड है तो 5वें दिन पैसे क्यों दें? तो सही वर्ड कहते हैं कि लोगों को टाइम पे पैसे दे देना चाहिए। टाइम पे का मतलब जितने दिन एग्रीड है, अगर 30 दिन एग्रीड है तो 30वें दिन जाके पैसे वाले कर देना चाहिए, ठीक है। अगर 40 दिन एग्रीड है तो टाइम पे पैसे देने चाहिए। टाइम पे पैसे देने से आपका रिलेशनशिप भी खराब नहीं होगा। और फॉर एग्जांपल अगर 30 डेज पैसे आप नहीं दे रहे क्योंकि 30 दिन एग्रीड है, तो 30 डेज के लिए कहीं इन्वेस्ट कर दें। अगर आज पैसे हैं भी तो आज इसलिए ना दें कि कहीं इन्वेस्ट कर दें, 30 दिनों की कोई इन्वेस्टमेंट इनकम कमा लें, लेकिन 30वें दिन पेमेंट कर दें। तो सही वर्ड्स क्या कि पेमेंट किस दिन हो जानी चाहिए? जिस दिन एग्रीड है, टाइम पे पैसे दे दें। तो इस एंगल से अगर देखें तो दोबारा रेशियो नंबर 8 की फिगर्स देखें पहले। टाइम्स के आंसर से कहीं हमें पता चल जाएगा, गौर से देख के, टाइम्स को देख के कि कौन सी कंपनी जल्दी पैसे दे रही है, कौन सी लेट दे रही है, कंसंट्रेट करना। अगर आंसर टाइम्स में ज्यादा है तो किस कंपनी का ज्यादा है? हिम्मत जमानो, हिम्मत हिम्मत हिम्मत। तो क्या ये कंपनी जल्दी पैसे दे रही है, कंपैरेटिवली जल्दी पैसे दे रही है, इसीलिए तो उसका 10,000 पेबल रहेगा। लेकिन अगर आंसर जो है पॉइंट्स में कम हो, जिस तरह 0.6 आ रहा है, तो इसका मतलब हम लेट पैसे दे रहे हैं। तो टाइम्स में आंसर अगर ज्यादा होगा इस रेशो का, रेशो नंबर 8 का, तो इसका मीनिंग होगा कि हम जल्दी पैसे दे रहे हैं। और अगर टाइम्स में आंसर कम आ रहा होगा तो हम लेट पेमेंट कर रहे होंगे। मैंने किसके और किसकी बात की है? कंपनी बी की 9 टाइम्स। 9 टाइम्स से क्या पता चल रहा है? ज्यादा पेमेंट कर रही है, जल्दी पैसे दे रही है। बाकी अभी 10 डेज से भी पता चल जाएगा हमें। और 0.6 देख के क्या फैसला कर रहा हूं मैं? फाइनली वैल्यूएशन तो वैसे इसकी डेज के साथ ही होगी, मैं करता हूँ। लेकिन अगर आंसर पॉइंट्स में, सॉरी, अगर आंसर टाइम्स में ज्यादा आ रहा है, इट मींस के जल्दी पेमेंट हो रही है। और अगर आंसर पॉइंट्स में कम आ रहा है तो इसका मतलब लेट पेमेंट हो रही है। लेकिन जरा डेज देखें, अब जरा डेज से शायद जरा आसानी हो रही है। कंपनी ए कितने दिनों बाद पैसे दे रही है, कंपनी बी कितने दिनों बाद पैसे दे रही है, कंपनी सी कितने दिनों में दे रही है। अब इसका हम फाइनल इवैल्यूएशन तब तक नहीं कर सकेंगे जब तक हमारे पास क्रेडिट पॉलिसी के डेज ना हो। तब तक हम शायद सही नहीं कह सकेंगे कि कौन सी कंपनी टाइम पे पैसे दे रही है। कंपैरेटिवली स्पीकिंग कंपनी बी जल्दी पैसे दे रही है, सही है सर, और कंपनी सी तो बहुत ज्यादा अरसे बाद दे रही है। फाइनल इवैल्यूएशन कैसे होनी चाहिए?
क्रेडिट पॉलिसी के साथ होनी चाहिए। तो आए जरा एक सेकंड मेरे साथ इंटरप्रिटेशन पढ़ लें, फिर मैं बात जरा और कंप्लीट करता हूँ। रेशो नंबर 8 पहले पूरी करो। पहले तो ये लिखा हुआ है कि फाइनल इवैल्यूएशन अबाउट दिस रेशो should be on the basis of answer of the final evaluation of 8 number ratio should be on the basis of 9 number ratio, means days के साथ final evaluation करनी है। However, if answer in times is more, दोबारा final करना होगा। If answer in times is more, it means we are paying quickly, और otherwise late pay कर रहे हैं। Otherwise का मतलब अगर आंसर टाइम्स में कम है तो इसका मतलब फिर हम लेट पैसे देंगे। अब फाइनल है प्लीज, अब आए डेज फाइनल कर। रेशियो नंबर 9 बता ये रही है कि पेमेंट करने में, परचेज से पेमेंट में कितने दिन लगते हैं। ये दोबारा पढ़ना फर्स्ट सेंटेंस, इन हाउ मेनी डेज पेमेंट इज मेड टू क्रेडिटर्स आफ्टर परचेज। कब से कब तक की डेज है? परचेज से पेमेंट, परचेज से पेमेंट। डेज शुड बी कंपेयर्ड विद क्रेडिट पीरियड एग्रीड, एंड ब्रैकेट में लिखा था जहां ये एंड वर्ड, डेज शुड बी कंपेयर्ड विद, ये दिन किससे कंपेयर होना चाहिए? क्रेडिट पीरियड का मतलब क्रेडिट डेज, क्रेडिट पॉलिसी, एंड शुड बी ब्रैकेट में लिखें, एंड शुड बी क्लोज टू दैट, एंड शुड बी क्लोज टू दैट। एक मिनट सेंटेंस का लिखना पड़ता है। एंड शुड बी क्लोज टू दैट, क्या मतलब शुड बी क्लोज टू दैट? क्या चीज किसके क्लोज होनी चाहिए? ये दिन जो है, जितने दिनों में हम पैसे दे रहे हैं, क्रेडिट पॉलिसी के क्लोज होना चाहिए, बराबर बराबर कर। एक आध दिन की वेरिएशन हो जाए वो कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन क्लोज टू दैट 30 दिन अगर एग्रीड है तो 30वें दिन, और अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे एक आध दिन ऊपर नीचे हो जाए तो इंशाल्लाह आइंदा नहीं होगा। क्लोज टू दैट, कभी एक आध दफा जल्दी हो जाए। एक मिनट बात तो पूरी करनी है, मैं बताने लगा क्या चीज किससे क्लोज हो जाए। नहीं, ये क्या चीज किससे क्लोज हो जाए? ये जो डेज का आंसर आएगा ये किससे क्लोज होना चाहिए? क्रेडिट पीरियड के क्लोज होना चाहिए। मैंने उसी के साथ ब्रैकेट में लिखा, डेज शुड बी कंपेयर्ड विद द क्रेडिट पीरियड एंड डेज शुड बी क्लोज टू क्रेडिट पीरियड। उसी कॉन्टेक्स्ट में सेंटेंस मैंने पूरा किया, एंड शुड बी क्लोज टू दैट क्रेडिट पीरियड, पूरा करेंगे। जी अब हुक्म कीजिएगा, क्या करें? नहीं, वो तो नॉर्म एक है, 3 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, असूलन नहीं होना चाहिए, असूल तो यही है। लेकिन अगर हम नहीं, अगर फॉर एग्जांपल लोग कहते हैं भाजन हम आपकी चीजें तभी खरीदेंगे अगर कोई 6-7 महीने बाद पैसे लेंगे आप, हमारी चीजें उस क्वालिटी की नहीं है कि लोग खरीदें। अब हमने उन्हें इनकरेज करने के लिए डिस्काउंट का रास्ता भी हो सकता है अडॉप्ट करें आप, उसके साथ साथ कहें ठीक है भाजन कोई मसला नहीं, अब शुरू तो करें, देखी जाएगी। तो असूल के मुताबिक नॉर्म ये है कि 3 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन होने को हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी, लेकिन आइडियली शायद 3 से ज्यादा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, नहीं सर वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन लेट पेमेंट करने के मैंने नुकसान भी तो बताए। आप इन्वेस्टमेंट इनकम तो कमा लेंगे, लेकिन फ्यूचर की चीजें किससे खरीदेंगे? फिर आपकी रेप्यूट खराब हो जाएगी, लोग एक दूसरे को भी बताएंगे कि ये पैसे नहीं देते बाद में। तो वो तो ठीक है, इन्वेस्टमेंट इनकम कमा लेंगे हम, उसका तो फिर आइडियल सोल्यूशन यही है कि कभी भी पैसे ना दे, इन्वेस्टमेंट इनकम कमाई तो लोगों को आखिर कभी ना कभी पैसे दे देने। अच्छा, इसमें एक आखिरी चीज बस ये है, क्या लोगों को कभी टाइम से पहले भी पैसे दे देने चाहिए? उसकी बड़ा एक आपने वर्ड सुने होंगे, मैं उस तरफ आ रहा हूँ जरा। एक अर्ली पेमेंट डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट भी होता है। डिस्काउंट रिसीव या डिस्काउंट अलाउड भी हो सकती है, डिस्काउंट अलाउड होती है कस्टमर्स को, लेकिन मैं इसे क्रेडिटर्स के एंगल से बात कर रहा हूँ। अगर सपोज 30 डेज एग्रीड है, 30 डेज का टाइम पीरियड एग्रीड है, लेकिन हमारे सप्लायर ने हमसे कहा है जिससे हमने चीजें खरीदी कि अगर आप 15 डेज में पैसे देंगे तो मैं आपको सपोज 1% डिस्काउंट दे दूंगा। तो बताएं फिर आप 15 दिनों में पैसे दे दें? नहीं, अभी भी जज्बाती ना हो। अब आपको कंपेयर करना चाहिए कि डिस्काउंट के पैसे कितने होंगे और इन्वेस्टमेंट इनकम, अगर 15 दिनों पैसे इन्वेस्ट रखे जाए तो उसकी इनकम कितनी होगी, और देन फिर फाइनल डिसीजन होना चाहिए। अगर डिस्काउंट की अमाउंट ज्यादा है तो अर्ली पेमेंट कर दें, और अगर इन्वेस्टमेंट इनकम की अमाउंट ज्यादा है
तो फिर अर्ली पेमेंट करने का कोई फायदा नहीं। तो ये एक छोटा सा सेंटेंस भी कहीं आपने लिखा है पेज के ऊपर जगह पर। और अगर कोई और कैंडी आपके विजन में क्वेश्चन तो मैं जरा बात यहाँ तक पूरी करूँ फिर मैं आता हूँ। ये पॉइंट जो रेशो नंबर 9 है उससे ऊपर जगह है पेज पे खाली, तो वहां जरा एक फाइनली एक और पैराग्राफ लिखा। इफ सप्लायर इज ऑफरिंग if supplier is offering early payment discount, ये वर्ड तो सुना हुआ ना कि if supplier is offering early payment discount then compare the amount of discount received with the amount of investment income before making the final decision. If supplier is offering early payment discount, सप्लायर कह रहा है कि जल्दी देंगे तो डिस्काउंट मिलेगी, ऐसे जल्दी देंगे तो डिस्काउंट मिलेगी, तो फैसला कैसे करें? कंपेयर द अमाउंट ऑफ, जो डिस्काउंट रिसीव होगी उस अमाउंट को कंपेयर करें किससे? उस अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम से जो आप कमा सकते हैं अगर आप टाइम पे पैसे देने, जल्दी पैसे देने की बजाय टाइम पे पैसे दें। 15 दिन बाद वो कहता है जी 15 दिन में पैसे देंगे तो डिस्काउंट मिलेगी, तो हमें डिस्काउंट की अमाउंट को किससे कंपेयर करना चाहिए? किस इन्वेस्टमेंट इनकम से जो रिमेनिंग 15 दिनों में हो सकती है अगर हम टाइम अर्ली सॉरी पैसे ना दें, टाइम पे दें अर्ली ना दें। और फाइनल डिसीजन कैसे लें? क्या ज्यादा हो तो फिर क्या करें और अगर क्या ज्यादा हो तो क्या करें? अगर इन्वेस्टमेंट इनकम ज्यादा हो तो अर्ली देने की बजाय टाइम पे दें, और अगर डिस्काउंट की अमाउंट ज्यादा है तो लेट देने की बजाय या टाइम पे देने की बजाय पहले दे दें। ठीक है, असूलन पैसे कब दें? टाइम पे। लेट की तो बहस बेटा नहीं है, लेट तो प्लीज ना करें। हाँ कभी प्लस माइनस बिजनेसेस में हो सकते हैं, लेकिन जहन में काइंडली लेट नहीं होना चाहिए। तो लेट के दुनियावी नुकसान के साथ साथ बाकी तो आपको बताइए, लोगों के पैसे टाइम पे दे देने चाहिए। क्या लोगों को पैसे टाइम पे देने चाहिए? तो हमें भी पैसे टाइम पे ही दे देने चाहिए। जल्दी दिए जा सकते हैं, जल्दी दिए जा सकते हैं अगर उसका कोई फायदा हो, अदरवाइज जल्दी देने की भी कोई जरूरत नहीं। अब इससे करें जरा रेशियो नंबर 4 से लेके 9 तक जो हमने कुछ लिखा भी है पढ़ा भी है, इसको जरा 2 मिनट रुक रहा हूँ, जरा खुद से रिवाइज करो। और थकावट हो गई, सुबह से पढ़ रहे हैं, थक गए। बीच में कर दो एसी और बंद, ज्यादा ठंड हो गई पिछले से देखो। नहीं ये चलता रहने दो, सारे ना बंद कर, एंड वाला देख लो।
ये सभी को बात समझ आ रही है सर? अच्छा, इन फार्मूलाज को ना 4 से 9 तक को याद करने का तरीका समझने की कोशिश करें। रेशियो नंबर 4 पे, रेशियो नंबर 4 का अगर फॉर्मूला थोड़ा सा याद कर लिया जाए तो अगले 9 तक कैसे याद हो सकते हैं। आपने सिर्फ 4 पे रहना, रेशियो नंबर 4 का फॉर्मूला पढ़ो। लिखा हुआ सर जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंटरी। अब अगर यहीं से रेशियो नंबर 5 मींस, अब 4 देखनी है आपने, 5 6 आगे कोई भी नहीं देखनी, खुद ट्राई करते हैं। अगर आपने इन्वेंटरी टर्नओवर पीरियड का फॉर्मूला बनाना तो 4 को ही देखें, एवरेज इन्वेंटरी डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ सेल इनटू 365 होता है। वापस 4 पे रहे आप। अब अगर डेटर टर्नओवर बनाना है तो डेटर्स का ताल्लुक सेल से होता है, और कौन सी सेल से होता है? क्रेडिट सेल से होता है। तो कॉस्ट ऑफ सेल की जगह वर्ड हो जाएगा नेट क्रेडिट सेल। जरा नेट जरा वर्ड एक्स्ट्रा लगा लेंगे, नेट क्रेडिट सेल, अगर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है सेल रिटर्न्स की। और एवरेज इन्वेंटरी की जगह हो जाएगा एवरेज ट्रेड डेटर्स, एवरेज रिसीवेबल्स, एवरेज डेटर्स। बोल दो जरा, नंबर 6 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड डेटर्स। यहां तक अगर हम पहुंच जाएंगे और रेशियो नंबर 7 बनानी है तो इसी को उलट कर दें, एवरेज डेटर्स डिवाइड नेट क्रेडिट सेल इनटू 365। हो सकता सर? दोबारा 4 में ही आपने रहना। अब अगर क्रेडिटर टर्नओवर बनाना है तो सेल की जगह फिर परचेज वर्ड आ जाएगा, क्रेडिटर अगर है तो क्रेडिट परचेज वर्ड आ जाएगा, नेट अगर है तो परचेज रिटर्न्स की वजह से आ जाएगा। तो नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड क्रेडिटर्स बन जाएगा। और अगर डेज बनाने हैं, एवरेज क्रेडिटर्स डिवाइड बाय नेट क्रेडिट परचेज मल्टीप्लाइड बाय 365 हो जाएगा। तो ऐसे ही बगैर सोचे समझे रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर एक फॉर्मूला नंबर 4 ज़हन में आ जाए तो अकॉर्डिंगली उसी को यूज करके रीअरेंजमेंट करके नेक्स्ट फॉर्मूलाज बनाए जा सकते हैं। बात मेरी समझ आ गई है? आगे चलने से पहले रेशियो नंबर 5, 7 और 9 की इंटरप्रिटेशन अब जहन में रहनी चाहिए। 5 में जरा इन्वेंटरी टर्नओवर पीरियड ये बताता है कि परचेज से लेके सेल तक कितने दिन लगे हैं। देखने पढ़ने में नसीब होला, कब से कब तक, स्टॉक कितने दिनों में सेल हुआ है। नहीं, रेशियो नंबर 5, 7, 9 कह रहा हूँ, डेज वाली। 5 चीजें खरीदने से लेके बिकने तक कितने दिन लगे हैं, ये रेशियो नंबर 5 है। 7 में इंटरप्रिटेशन सिर्फ है, चीजें बेचने से लेके पैसे मिलने तक कितने दिन लगे हैं, डेटर्स। और रेशियो नंबर 9 में क्या है? चीजें खरीदने से लेके पैसे देने तक कितने दिन लगाए हैं। अब मेरी तरफ जरा देख के ट्राई करें, इन्वेंटरी टर्नओवर पीरियड क्या बताएगा? चीजें खरीदने से लेके बेचने तक के दिन बताएगा। डेटर टर्नओवर पीरियड क्या बताता है? चीजें बेचने से लेके पैसे मिलने तक कितने दिन लगे। और रेशियो नंबर 9 क्या बताती है? चीजें खरीदने से लेके पैसे देने तक कितने दिन लगे हैं। अब इसकी बेस पे नेक्स्ट रेशियो नंबर, बल्कि 10 से पहले सॉरी छोटा सा एक नोट है, नोट पढ़ लेंगे, बल्कि सॉरी इस नोट की भी जरूरत नहीं है, इसे 10 के बाद पढ़ेंगे। 10 में आ जाए, 10 के आगे उसका नाम भी लिखा हुआ है, उसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, लेकिन उसको एज इट इज नाम और फॉर्मूला पढ़ने की बजाय आप पहले नंबर 10 की इंटरप्रिटेशन पढ़ें। हम नंबर 10 में करना क्या चाहते हैं? हम कुछ टाइम पीरियड कैलकुलेट करना चाहते हैं, टाइम पीरियड बिटवीन द पेमेंट ऑफ कैश टू क्रेडिटर्स एंड रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम डेटर्स। कब से कब तक? क्रेडिटर्स को पैसे देने से लेके कस्टमर से पैसे मिलने तक का कितना पीरियड लगा। इसका जरा नाम बस देखते हैं फॉर्मूले का, आगे उसका जो फॉर्मूला बना हुआ मैं समझाता हूँ। इसे बिजनेस साइकिल बोलते हैं, या ऑपरेटिंग साइकिल भी कहते हैं, कैश साइकिल भी कहते हैं, या वर्किंग कैपिटल साइकिल भी कहते हैं। सबके साथ कॉमन वर्ड एक साइकिल है। किसके साथ साइकिल लगा दी मैंने? बिजनेस साइकिल भी है, कैश साइकिल भी है, ऑपरेटिंग साइकिल भी है, वर्किंग कैपिटल साइकिल भी। नाम इसके बहुत सारे हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे चलते रहेंगे याद हो जाएगा। बिजनेस साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल, कैश साइकिल या वर्किंग कैपिटल साइकिल। ये साइकिल बताती क्या है?
पढ़ के किसको पैसे लेने से लेके किससे पैसे मिलने तक के ये दिन है। देखिए सर, ये होगा क्या, बिजनेस अगर आप कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अगर हो रहा है या चीजें बेचने का बिजनेस कोई भी हो रहा है, तो सबसे पहले आप चीजें खरीदेंगे या आप बनाएंगे अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग अब रहने दें, चीजें आप खरीदेंगे। अगर क्रेडिट पे खरीदी होंगी तो कुछ दिन बाद उसकी पेमेंट करेंगे, फिर इंशाल्लाह वो चीजें बिकेंगी। अगर क्रेडिट पे बिकी तो कुछ दिन बाद पैसे आएंगे। पहला काम क्या होगा, परचेज होगी, इंशाल्लाह सेल होगी, और फिर इंशाल्लाह रसीद होगी, और यकीनन परचेज की पेमेंट भी होगी। परचेज होगी, उसकी पेमेंट करेंगे आप, बिकेंगी चीजें, उसकी रसीद होगी। अब यहां तक ये जो हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ये किस दौरान टाइम पीरियड है। चीजें खरीदने से बात नहीं हो रही है, ये पेमेंट और रसीद की बात, ये पैसे देने और पैसे मिलने की बात हो रही है। तो किस दिन से लेके किस दिन तक की बात हो रही है। अब जरा इंटरप्रिटेशन दोबारा पढ़ें। इट इज अ टाइम पीरियड बिटवीन पेमेंट ऑफ कैश टू क्रेडिटर्स एंड रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम कस्टमर्स। सप्लायर्स को पैसे देने से लेके कस्टमर से पैसे मिलने तक कितने दिन लगे, उन दिनों को बोला जाता है बिजनेस साइकिल। अब साइकिल का मतलब क्या है, आप जब पेमेंट करेंगे तो कैश आउटफ्लो होगा, कैश आएगा जाएगा, कैश जाएगा, फिर वो कैश वापस कब आएगा, जब कस्टमर्स को चीजें बेचेंगे और वो पैसे देंगे। तो ये साइकिल है कैश की, जाने से लेके आने तक की, इसका एक साइकिल बोला जा रहा है। तो इसको कहते हैं बिजनेस साइकिल या ऑपरेटिंग साइकिल या कैश साइकिल। अपने वर्ड्स में दोबारा पढ़ें और अपने वर्ड्स में जरा मुझे बताने की कोशिश करें कि ये बिजनेस साइकिल बताती क्या, किसको पैसे देने से लेके किससे पैसे मिलने तक, सप्लायर्स को पैसे देने से लेके कस्टमर से पैसे मिलने तक। इसको समझने के लिए क्या बात हो रही है, 167 पेज, एक सेकंड निकालो, थोड़ा सा आगे आइएगा फिर वापस चलते हैं। तकरीबन पेज के दरमियान से थोड़ा सा नीचे जाके पेज नंबर कौन सा आ गया, दरमियान से थोड़ा सा नीचे एक हेडिंग लिखी होगी, एग्जांपल बिजनेस साइकिल। फुल कंसंट्रेट करना है, बात निकल सिंपल आनी है। फर्स्ट लाइन पढ़े, दो एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट एग्जांपल की फर्स्ट लाइन, गुड्स परचेज्ड एंड पेमेंट मेड ऑन 1 जनवरी। दोबारा गौर से सेंटेंस पढ़े, बताएं क्रेडिटर डेज कितने। अब ये 5, 7 और 9 नंबर जो रेशो थी उसकी इंटरप्रिटेशन प्लीज ध्यान में आनी चाहिए। मैंने क्या पूछा आपसे, क्रेडिटर डेज कितने, मेरी तरफ देख रहे हैं, क्रेडिटर डेज किसे कहते हैं, चीजें खरीदने से लेके पेमेंट करने तक। पढ़े दोबारा लाइन, कितने दिन लगे, ये तो कैश परचेज लग रही है, तो रिलैक्स है, जिस दिन चीजें खरीदी उस दिन पैसे दे देंगे, तो कोई क्रेडिटर डेज नहीं। इन अदर वर्ड्स क्रेडिटर डेज 0। क्रेडिटर डेज कब होंगे, जब चीजें खरीदने के कुछ दिन बाद पेमेंट कर रहे होंगे। किस दिन खरीदी किस दिन पैसे दे दिए, जिस दिन खरीदी उस दिन पैसे दे दिए, तो क्रेडिटर डेज 0। ठीक है सर। देन वो कहता है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट ऑन 31 जनवरी 15। परचेज कब की थी, 1 जनवरी। सेल कब हुई है, 31 जनवरी। इन्वेंट्री डेज किसे कहते हैं, इन्वेंट्री डेज किसे कहते हैं, चीजें खरीदने से लेके सेल होने तक के दिनों को कहते हैं। नहीं याद आ रहा तो रेशो नंबर 5 ये रख ले, पेज आपसे जाते रहे, कोई नहीं रिवाइज कर ले। रेशो नंबर 5, इन्वेंट्री डेज किसे कहते हैं, कितने दिनों में स्टॉक सेल हुआ है, कितने दिनों में स्टॉक सेल हुआ है। वापस आए, कब खरीदा था, कब सेल हुआ है। अप्रोक्सीमेटली 31 डेज क्या कहलाएंगे, इन्वेंट्री डेज। इन्वेंट्री डेज ऐसे ही है। देन अगली लाइन पढ़े, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर ऑन 15 फरवरी। चीजें कब बेची थी,
कैश पे बेची थी, क्रेडिट पे बेची थी, पैसे मिले कब हैं, वापस जाएं, रेशियो नंबर 7 की इंटरप्रिटेशन ज़हन में लाएं। रेशियो नंबर 7 की इंटरप्रिटेशन क्या है? बेचने से लेके पैसे मिलने तक वापस आके बताएं अप्रोक्सीमेटली कितने दिन लग रहे हैं? 15 दिन। कब बेचा था? 31 जनवरी। और पैसे कब मिले? 15, तकरीबन 15 दिन इन्वॉल्व है। किस किस के दौरान? सेल से लेके रसीद तक। वापस फर्स्ट टाइम में जाए इसी एग्जांपल की। क्रेडिट डेज कितने? कम ऑन यार, क्रेडिट डेज कितने हैं यार? क्रेडिट डेज किसे कहते हैं? परचेज टू पेमेंट। कितने दिन लगाए? 9, 0। बेची कब है? चीजें खरीदी कब है, बेची कब है? 31 दिन क्या कहलाएंगे? 31 दिन क्या कहलाएंगे? इन्वेंटरी डेज। खरीद करने के बाद बेचने तक के दिन इन्वेंटरी डेज। और बेचने के कितने दिनों बाद पैसे आए हैं? तो ये 15 दिन क्या कहलाएंगे? डेटर डेज। अब वापस जाए, रेशियो नंबर 10 की इंटरप्रिटेशन ढूंढे, पिछले सफे वापस। रेशियो नंबर 10 की इंटरप्रिटेशन, अभी फॉर्मूला नहीं, इंटरप्रिटेशन। ये बिजनेस साइकिल कब से लेके कब तक का टाइम पीरियड होता है? सप्लायर्स को पेमेंट करने से लेके कस्टमर से कैश लेने तक के ये दिन है। वापस आए, इन्हीं 3 लाइनों में रहना आपने, जो पहली 3 लाइनें पढ़ी हैं इस फर्स्ट पॉइंट में। बताएं किस दिन सप्लायर को पैसे दे दिए थे? 1 जनवरी। परचेज के बाद पेमेंट कर दी थी। और फाइनली कस्टमर से पैसे किस दिन मिले हैं? 15 फरवरी। 1.5 माह मीन्स कितने दिन? 31 का महीना है, तकरीबन 46 दिन बनते हैं। कब से कब तक? पेमेंट टू सप्लायर से लेके रसीद फ्रॉम कस्टमर्स डेटर्स तक किस दिन पेमेंट कर दी थी? 1 जनवरी। पेमेंट कर दी थी 1 जनवरी। किस दिन रिसीट हुई है? 15 फरवरी। 31 का महीना है, तकरीबन 46 डेज हो गए। ये 46 डेज क्या कहलाएंगे? बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल कब से कब तक के दिनों को कहते हैं? पेमेंट से लेके रसीद तक, पेमेंट टू सप्लायर से लेके रसीद फ्रॉम कस्टमर तक के जो दिन हैं, इन्हें बिजनेस साइकिल बोला जाता है। लेकिन जरा मेरी तरफ देखें, यही 46 दिन ऑल्टरनेटिवली, वैसे तो अभी मैंने ये 46 दिन कैसे गिने? 1 जनवरी से लेके 1 जनवरी से गिने। 1 जनवरी को पेमेंट होगी। 1 जनवरी से लेके 1 जनवरी से लेकर मैंने 15 फरवरी तक के दिन 46 गिन लिए हैं। डेट्स अवेलेबल है, तो पेमेंट डेट से लेकर मैंने रिसीट डेट तक 46 डेज काउंट कर लिए हैं। लेकिन ऑल्टरनेटिवली ये ऐसे भी कैलकुलेट हो सकता है। दोबारा पहली 3 लाइनें देखें। इन 3 लाइनों में देख के बताएं इन्वेंट्री डेज कितने हैं? इन्वेंट्री डेज कितने हैं यार? इन्वेंट्री डेज किसे कहते हैं यार? उसी को कहते हैं जो थोड़ी देर पहले कहते थे यार, चीजें खरीदने से लेके बेचने तक के दिन 31 दिन। 31 दिन इन्वेंट्री डेज है। और डेटर डेज किसे कहते हैं? डेटर डेज किसे कहते हैं? सेल से रिसीट तक के दिनों को कहते हैं यार। तो 31 दिन इन्वेंट्री के हैं, 15 दिन डेटर डेज हैं। 31 जमा 15 अगर कर लें तो ये भी 46 बन जाएगा। इन अदर वर्ड्स, अगर तो डेट्स अवेलेबल हैं तो हमें डेट्स गिन लेनी चाहिए, कब पेमेंट हुई, कब रिसीट हुई, 46 दिन आ जाएंगे। लेकिन अगर डेट्स ना भी हो तो क्या हम इन्वेंट्री डेज निकाल सकते हैं? वापस जाए नंबर 5 पे। अगर डेट्स ना भी हो तो कोई फार्मूला हमें पता है इन्वेंट्री डेज का? क्या फार्मूला इन्वेंट्री डेज का यार? एवरेज इन्वेंट्री है डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ सेल है इंटू 365 है। डेट्स हो तब भी हो जाएगा, डेट्स ना भी हो फिगर्स के साथ भी हो जाएगा। तो अगर मैं इन्वेंट्री डेज निकाल लूं, रेशो नंबर 7 पे है, डेटर डेज का भी कोई फार्मूला है यार? क्या फार्मूला है यार? एवरी डेटर्स है डिवाइड बाय नेट क्रेडिट सेल है मल्टीप्लाई बाय 365 है। तो डेट्स हो तो फिर तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, डेट्स लेकिन ना भी हो और हम इन्वेंट्री डेज कैलकुलेट कर लें और डेटर डेज कैलकुलेट करके दोनों को प्लस कर लें, तो क्या 46 मींस ऑपरेटिंग साइकिल आ जाएगी यार?
आए वापस पेज नंबर 147 पे। अगर डेट्स अवेलेबल हो, कौन कौन सी डेट्स प्लीज हिम्मत? 1 जनवरी। इस वक्त हम, अच्छा इस वक्त हम फार्मूला वैसे कौन सा डिस्कस करना चाह रहे हैं? बिजनेस साइकिल। लेकिन बिजनेस साइकिल के फॉर्मूले में क्या डिस्कशन हो रही है? साथ 3 चीजें और आ रही है, इन्वेंटरी डेज, क्रेडिटर डेज और डेटर डेज। तो अगर आपके पास डेट्स अवेलेबल हो तो 1 जनवरी दोबारा प्लीज देखें। 1 जनवरी के पे फाइनली परचेज की पेमेंट हो गई और 15 फरवरी को क्या हुआ? रिसीट फ्रॉम कस्टमर हो गई। तो बिजनेस साइकिल उस टाइम पीरियड को कहते हैं जो बिटवीन पेमेंट टू सप्लायर्स एंड रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स है। तो 46 डेज बनते हैं। डेट्स अवेलेबल है, हमें किसी और वर्किंग की जरूरत नहीं है। लेकिन ऑल्टरनेटिवली अगर डेट्स ना हो डाटा में तो हम इन्वेंटरी डेज फार्मूला से कैलकुलेट कर लें और डेटर डेज भी अगर फार्मूला से कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास ये बिजनेस साइकिल के डेज आ जाएंगे। ऑल्टरनेटिवली बहरहाल यहाँ डेट्स अवेलेबल हैं तो हम डेट्स की बेस पे भी डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन डेट्स अगर ना भी हो तो फार्मूला यूज हो जाएगा कैसे? इन्वेंटरी डेज प्लस डेटर डेज इज इक्वल टू, यहाँ तक बिजनेस साइकिल बन जाएगी। माइनस भी एक हो रहा है लेकिन वो माइनस अभी हमारी एग्जांपल 1 में आया नहीं है, मैं इसलिए इसकी बात नहीं कर रहा। माइनस भी इंशाल्लाह बीच में आ जाएगा। तो पहले जरा कंसेप्चुअली क्लियर कर लें। कंसेप्चुअली मीनिंग क्या है मेरी पूरी स्टोरी का? पेमेंट से लेके रसीद तक के दिन बिजनेस साइकिल कहलाते हैं। जो 46 बनते हैं वही 46 हम ऑल्टरनेटिवली कैसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इन्वेंटरी डेज के 31 दिन, दोबारा देखें प्लीज, इन्वेंटरी डेज के 31 दिन आप समझ आते हैं? किन 31 को गिना मैंने? परचेज से सेल या कम 31। और डेटर डेज कौन से डेज है? सेल से रिसीव। तो 31 प्लस 15 46 डेज कैलकुलेट हो सकते हैं। अब यहाँ तो डेट्स लिखी हुई है इसलिए हम डेट्स के एंगल से चल रहे हैं। लेकिन डेट्स ना भी हो तो फार्मूला नंबर 5 एंड फार्मूला नंबर 7 अभी हमने देखा है, उसमें डेट्स की नहीं, उसमें अमाउंट्स की जरूरत पड़ती है। तो अमाउंट्स अगर आ जाए तो हम डेज इंशाल्लाह कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन एक सेकंड एग्जांपल के बाद, लेट मी ट्राई टू फिनिश। गुड्स परचेज ऑन, अब अच्छी एफर्ट होनी चाहिए। 1 जनवरी पे क्या हुआ? कौन सी एग्जांपल स्टार्ट हो गई? पेमेंट मेड ऑन 20 जनवरी। क्रेडिटर डेज बताएं। क्रेडिटर डेज कब से कब तक के टाइम को कहते हैं? परचेज से पेमेंट। क्रेडिट पे परचेज होगी, देयरफॉर 20 बाद पेमेंट। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट ऑन 31 जनवरी। जज्बाती नहीं होना, बिल्कुल। परचेज से सेल तक, पेमेंट से सेल तक क्या होते हैं? परचेज लगे और यार 11 लगे। परचेज से सेल तक कितने दिन लगे? क्या 11 का किसी बहन इसमें नहीं। इन्वेंटरी डेज के कब से कब तक के दिनों को कहते हैं? परचेज से सेल दिन अभी भी लगे। अगली लाइन का डेट के रिसीट। एक मिनट, ये पहली 3 जी ऑनलाइन स्टूडेंट सब आवाज ठीक है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज आवाज ठीक है जी? सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। प्लीज दोबारा पॉइंट नंबर 2 स्टार्ट कीजिए। रिवाइज प्लीज। गुड्स खरीदी कब है? पेमेंट कब हुई है? ये 20 दिन क्या कहलाएंगे?
क्रेडिटेड टर्नओवर पीरियड क्या होता है? परचेज से पेमेंट तक के दिन होते हैं यार, परचेज से पेमेंट तक के दिन होते हैं। चीजें बेची कब है? खरीदी कब थी? फर्स्ट। तो फर्स्ट से लेके 31 तक जो 31 दिन है ये इन्वेंट्री डेज है। परचेज से लेके सेल तक कितने दिनों में चीजें बिकी हैं? 31 दिनों में चीजें बिकी हैं खरीदने के बाद। और पैसे कब रिसीव हुए हैं? 15 को। कितने दिन बाद सेल के? तो ये 15 दिन क्या कहलाएंगे? डेटर टर्नओवर पीरियड। एक दफा दोबारा 5, 7 और 9 देख के इंटरप्रिटेशन अपने ज़हन में फाइनल करना। अब धोखा नहीं खाना कभी। और अपने वर्ड्स में डेफिनेटली कोई जरूरत नहीं है एग्जैक्ट रटा, उसको पढ़ने का मतलब ये कि अपने वर्ड्स में जरा ट्रांसलेट हो जाए। कब से कब तक के दिन प्लीज इन्वेंट्री डेज? कब से कब तक के दिन डेटर डेज? और कब से कब तक के दिन क्रेडिटर डेज? वापस आने से पहले रेशो नंबर 10 में जाएं, उसके इंटरप्रिटेशन में जाएं। ये कब से कब तक का टाइम पीरियड है? पेमेंट टू सप्लायर से लेके रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स तक का जो टाइम पीरियड है वो बिजनेस साइकिल कहलाता है। आए पेज नंबर 167 पे। और इन्वेंट्री डेटर डेज और क्रेडिटर डेज जहन से एक सेकंड निकाल लें, बिजनेस साइकिल जहन में लाएं और इन्हीं 4 लाइनों के अंदर देखें पेमेंट टू सप्लायर किस दिन हुई है? 20 को हुई। कंसंट्रेट, पेमेंट टू सप्लायर अब 20 को हुई और रिसीट फ्रॉम कस्टमर कब हुई है? 15 फरवरी को हुई है। किस दिन पैसे गए हैं? 20 को। किस दिन पैसे कस्टमर से आए हैं? गिनने की कोशिश करते हैं, 31 का महीना है, 11 दिन जनवरी के तकरीबन और 15 दिन फरवरी के। 26 डे बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल फर्स्ट एग्जांपल में जाए, वहां 46 दिन थे, यहाँ 26 दिन है। वहां पेमेंट कब हुई थी? फर्स्ट को। पैसे कब आए थे? 15 फरवरी को। 46 डेज बनते थे। नीचे आ जाए, पेमेंट कब हुई है? 20 को। पैसे कब आए हैं? तो 26 दिन की तकरीबन 26 दिन 11 जनवरी के और 15 फरवरी के। 26 डेज बिजनेस साइकिल के इस केस में है। कब से कब तक का टाइम पीरियड बिजनेस साइकिल कहलाता है? वही कहलाता है, वही यार, वही वाला। पेमेंट टू सप्लायर से लेके रिसीट फ्रॉम कस्टमर तक का जो टाइम पीरियड होता है वो बिजनेस साइकिल कहलाता है। अब ये अगर डेट्स वंस अगेन है तो 26 दिन हमने कैलकुलेट करनी है, किसी और वर्किंग की तरफ जाने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर कभी डेट्स ना हो तो अल्टरनेटिवली एक फॉर्मूला कैसे बन सकता है? इन्वेंट्री डेज देख के बताएं कितने हैं? 31। प्लीज बता दें प्लीज यार। 31। डेटर डेज कितने हैं? 15। 31 प्लस 15 46। अगर क्रेडिटर डेज भी हो तो इन्वेंट्री और डेटर्स एसेट है इसलिए प्लस हो रहा है 31 प्लस 15, लेकिन क्रेडिटर डेज जो है वो फिर लायबिलिटी के एंगल से है। तो ऊपर वाले एग्जांपल में जाए जरा, एग्जांपल 1, वहां इन्वेंट्री डेज कितने थे? प्लीज बताना है 31। डेटर डेज कितने थे? 15। क्रेडिटर डेज 0 थे, 0 थे तो जरूरत नहीं थी। 31 प्लस 15 46 डेज की बिजनेस साइकिल आ गई। नीचे आए, 31 इन्वेंट्री डेज है अभी भी, 15 डेटर डेज है अभी भी, 46 टोटल हो जाएगा। लेकिन क्रेडिटर डेज भी हैं, कितने हैं? अगर क्रेडिटर डेज हो तो उसे माइनस करके इज इक्वल टू बिजनेस साइकिल आ जाएगा। तो डेफिनेटली अगर डेट्स अवेलेबल हो तो किसी एक्स्ट्रा वर्किंग की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर डेट्स ना भी हो तो फाइनली बिजनेस साइकिल किस फॉर्मूले से बन जाएगी? बिजनेस साइकिल के डेज किस फॉर्मूले से आ जाएंगे? बोले 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 प्लीज। इन्वेंट्री डेज प्लस डेटर डेज एंड माइनस क्रेडिटर डेज। इन्वेंट्री डेटर्स एसेट है इसकी शायद ऐड हो रहा है और डेटर्स बीच में अगर लायबिलिटी आ रही है तो वो माइनस हो जाएंगे। वापस आए, रेशो नंबर 10 अब फार्मूला बना लेंगे खुद ही है। अगर डेट्स हो तो किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर डेट्स ना भी हो तो हम इन्वेंट्री डेज फार्मूले से, फार्मूला नंबर 5, डेटर डेज फार्मूला नंबर 7 से, क्रेडिटर डेज फार्मूला नंबर 9 से कैलकुलेट करके बिजनेस साइकिल का फार्मूला कैसे डेवलप कर लेंगे
इन्वेंट्री डेज जमा डेटर डेज माइनस क्रेडिटर डेज। कहाँ ये लिखा है फाइनली फार्मूला? पेज 164 पे फार्मूला नंबर 10 किसका है? बिजनेस साइकिल। ऑल्टरनेट नेम बहुत से हैं लेकिन बिजनेस साइकिल एक रखने से इनमें देख के फार्मूला बोलते हैं। इन्वेंट्री डेज प्लस डेटर डेज माइनस क्रेडिटर डेज। क्यों बच्चों का ध्यान ले रहा है? इन्वेंट्री डेज का फॉर्मूला मेरी तरफ जरा देख के बोलने की कोशिश करें। एक फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा। एक दोबारा 4 देखें। 4 देख के 5वां 7वां 9वां बनाना। जरा 4 देख के जरा ट्राई करें। 26 दिन बनते हैं बराबर साहब। तो 31 प्लस 15 और ये दोनों बेटा एसेट्स हैं और माइनस क्रेडिटर्स लायबिलिटी, इसलिए फिर उसके 20 दिन माइनस हो जाएंगे। तो 26 डेज वही बन जाएंगे जो 20 से लेके 15 तक दिन बनता है। ठीक है बराबर साहब? तो ये तो फाइनली फॉर्मूला डेवलप कर लिया ना हमने, जिससे यही 20 डेज का आंसर आ जाएगा जो डेट से आता है। तो एसेट्स हैं तो इसलिए एसेट्स की फिगर प्लस हो रही है, एसेट के डेज, और बीच में अगर एक लाइब्रेरी आ रही है तो प्लस की जगह। जी सर जी को बात बन रही है सर? नहीं कुछ समझ आ रही है? फिर मैं अकेला तो नहीं लगा हुआ। रेशियो नंबर 10 की इंटरप्रिटेशन के नीचे एक छोटा सा नोट लिखा, पहले वो वाला नोट जरा फाइनल करें। हमने अभी जितने भी ये पीरियड वाले फॉर्मूले पढ़े हैं इनमें मल्टीप्लाई हुआ है 365 से, और देयरफॉर आंसर जब आया तो उसके साथ हमने डेज लिखा है। लेकिन इफ आंसर इज टू बी टेकन इन वीक्स, एग्जामिनर अगर हमसे कहे कि आप डेटर डेज, इन्वेंट्री डेज या क्रेडिटर डेज की बजाय ये बताएं कितने हफ्तों में स्टॉक बिका है, कितने हफ्तों में आप पेमेंट करते हैं, या कितने हफ्तों में आपको पैसे मिलते हैं, अगर दिनों की बजाय हफ्तों में वर्किंग करनी पड़ जाए तो जहां हमने 365 लिया है वहां फिर एक साल के दौरान 52 वीक्स कंसिडर होते हैं। ये 7 दिनों का एक हफ्ता होता है, अप्रोक्सीमेटली 4 हफ्ते एक महीने में। लेकिन क्योंकि 28 दिन बनेंगे तो कुछ 31 के महीने भी होते हैं, एक सिर्फ 28 या 29 दिन का होता है फरवरी, तो इसलिए 4 हफ्ते ही एक्स्ट्रा कैलकुलेटर पकड़ना। एक महीने में कितने हफ्ते? 4 अगर करेंगे लेकिन 28 बनते हैं तो एक साल में 12 महीने, तो 12 × 4 48 ही हो जाएंगे। लेकिन जो 31 दिन भी आते हैं महीनों में, उसकी वजह से 4 एक्स्ट्रा हफ्ते भी बन जाते हैं ऑन एवरेज। ये कंसिडर जिस तरह 365 डेज है, ये कभी कभी 366 भी हो जाते हैं लीप ईयर वगैरह में, लेकिन आपने नॉर्मली 365 लेना है, ईयर देखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह अगर ईयर्स की सॉरी डेज की जगह वीक्स में वर्किंग करनी हो तो जहां 365 हुआ था उसकी जगह 52 हो जाएगा फिर। लेकिन जो आंसर आएगा उसके साथ क्या लिखेंगे? वीक्स। एक और चले आगे, अगर आंसर महीनों में लेना हो तो फिर किसकी जगह 12 कर देंगे? बाय डिफॉल्ट आप 365 ही ध्यान में रखें, लेकिन अगर एग्जामिनर को हमें इंडिकेशन देगा कि वीक्स या मंथ्स में वर्किंग करनी है तो अकॉर्डिंगली 365 की जगह वीक्स अगर होंगे 52 ले लेंगे, और अगर मंथ्स में वर्किंग करनी होगी तो 12 ले लेंगे। लेकिन अगर 12 लेंगे तो आंसर के साथ लिखेंगे मंथ्स। तो मंथ्स का मतलब हो जाएगा इतने महीनों में स्टॉक बिका है, इतने महीनों में पेमेंट हुई है, और या इतने महीनों में पैसे आए हैं। बाय डिफॉल्ट 365 ही होता है, डेज में वर्किंग होती है, लेकिन ऑल्टरनेटिवली वीक्स में भी हो सकती है और मंथ्स में भी। किसकी जगह फिर क्या और क्या किया जा सकता है? 365 की जगह 52 और या 12 फिर कर देंगे, मींस फार्मूला वही है। 365 की जगह फिर 52 ले लेंगे अगर वीक्स है, और अगर वीक्स की बजाय मंथ्स में आंसर निकालना तो 12 यूज कर लेंगे। क्लियर हो जाएगा प्लीज? एक रेशो और पढ़ लें तो उसके बाद देखते हैं टाइम बचता कि नहीं। चलें इस तरह करें, जरा रिवाइज करें 1 मिनट, फिर मैंने आपसे जरा शॉर्ट टेस्ट लेना, जुबानी की रेशो पूछनी है आपसे पहली से लेकर जरा 10वीं तक, एक पढ़ के इंशाल्लाह जानिए, आप टेंशन ना लें। 1 मिनट बहुत ज्यादा होता है अगर यूटिलाइज किया जाए। नहीं 1 मिनट बहुत ज्यादा, मैं 60 सेकंड्स काउंट करूंगा, आपने नहीं करना, आप अपना रिवाइज करें, देखते हैं कितना होता है।
10 रेशियो की वजह से 1 मिनट कम होता है, 1.5 मिनट काफी होता है। नहीं मैंने काउंट किया, पहुंच गया तकरीबन वहां तक। मतलब अगर कोशिश की जाए तो 1-1.5 मिनट भी बहुत होता है। इसमें क्या हो सकता है, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ होता है। चलिए रेशियो नंबर 11 पे है, अब मुझे सुनाना चाह रहे हैं लेकिन इंशाल्लाह कल सुनाइए। यहां से हेडिंग स्टार्ट हो गई है आगे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। उसमें पहली जरा 11 बस कर लें, अच्छी रेशियो, बाकी तो आसान है बिल्कुल। 11 में लिखा हुआ है टोटल एसेट टर्नओवर या नेट एसेट टर्नओवर। इसका फॉर्मूला पढ़े, नेट सेल्स। अब यहाँ क्रेडिट वर्ड नहीं है, पहले ये भी चीजें नोट करें, जो लिखा बस वही है। नेट सेल्स का मतलब टोटल सेल्स माइनस सेल रिटर्न्स, इफ एनी। क्रेडिट सेल या कैश सेल, वर्ड लगा लें जरा, नेट टोटल सेल। मीन्स से अगर क्रेडिट और कैश सेल का ब्रेकअप हो भी तो यहाँ कौन सी सेल लेनी है, दोनों लेनी है। डिवाइडेड बाय है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, डरे बगैर कैपिटल एम्प्लॉयड, अभी आगे जाके और भी एक्सप्लेन करूंगा मैं। यहाँ ब्रैकेट खोलें कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ, इक्विटी जेन में लाएंगे। अभी वर्ड सुना आपने, बिजनेस की अगर इक्विटी की अमाउंट उठाई जाए, इक्विटी के हेड्स बोले जरा 2-3, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, सरप्लस वगैरह वगैरह वगैरह, इक्विटी का टोटल, सारे हेड्स का टोटल उठा लिया जाए और उसमें अगर लॉन्ग टर्म लोन्स भी जमा कर लिए जाए। किसमें क्या जमा कर लिया जाए, इक्विटी में अगर लॉन्ग टर्म लोन्स की अमाउंट जमा कर ली जाए तो जो फिगर आएगी उसे कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब बिजनेस में कितना कैपिटल लगा। इन अदर वर्ड्स, अगर शेयर होल्डर्स के पैसों को, ये इक्विटी में किसके पैसे होते हैं, शेयर होल्डर्स के पैसे, अगर शेयर होल्डर्स के पैसों को और बैंकों के पैसों को जो बिजनेस में लगे हुए इकट्ठा कर लिया जाए तो ये वो टोटल अमाउंट आ जाएगी जो बिजनेस में लगी हुई है, मींस बिजनेस में एम्प्लॉय हुई है। तो क्या वर्ड बन गया यहाँ से, कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर कभी कैलकुलेट करना पड़ गया तो आप किस किस को प्लस कर देंगे, ये वर्ड समझ आ रहे हैं मेरे, लगे हुए हैं बिजनेस में, बिजनेस में पैसे लगते हैं, कौन कौन लगाता है, शेयर होल्डर्स लगाते हैं, और अगर कम हो जाए पैसे तो समटाइम बैंकों से पैसे लेके बिजनेस में लगाने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ मैंने सिर्फ लॉन्ग टर्म लोन लिए हैं, शॉर्ट टर्म लोन नहीं ले रहे। यहाँ हम वो पैसे देख रहे हैं जो लॉन्ग टर्म पर्पजेस के लिए लगे। शेयर होल्डर्स के पैसे भी लॉन्ग टर्म होते हैं और बैंकों से भी अगर लॉन्ग टर्म लोन लिया हो तो उसकी बात होगी। तो लॉन्ग टर्म बिजनेस में पैसे लगे हुए हैं उनको कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। इसके साथ एक एवरेज लिखा हुआ, इसका क्या मतलब होगा, वही होगा सर, वही होगा वही होगा। अगर कंपैरेटिव डाटा होगा तो हम ओपनिंग इक्विटी और ओपनिंग लोन्स को प्लस करके ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, फिर प्लस कर लेंगे क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। लेकिन अगर कंपैरेटिव डाटा ही नहीं है तो क्लोजिंग इक्विटी और कैपिटल लॉन्ग टर्म लोन्स को इकट्ठा करके बस कैपिटल एम्प्लॉयड कर, ठीक है। तो एवरेज जहां जहां वर्ड आएगा उसका मीनिंग सेम ही होगा। लेकिन कौन सी 2 फिगर्स प्लस होनी है, नहीं कौन सी 2 फिगर्स नहीं, कैपिटल एम्प्लॉयड में इक्विटी और लॉन्ग टर्म लोन ऐड होने। अगर ईयर एंड पे करेंगे, अगर ईयर एंड पे ये काम करेंगे तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। अगर पिछले साल के एंड पे करेंगे तो पिछले साल का क्लोजिंग हमारे लिए ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा। बीच में प्लस का साइन दबा देंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे।
अगर ओपनिंग है ही नहीं तो क्लोजिंग को एज इट इज एवरेज ले। समझ आ रहा है प्लीज? समझ आ रहा है सर? लेकिन मेन वर्ड्स अब क्या है? दोबारा फॉर्मूला देखें, नेट टोटल सेल है और डिवाइड बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है। आंसर वगैरह टाइम्स में आएगा। इससे पता क्या चलेगा? ये जरा मैं फिगर्स के साथ समझा दूं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, बस ये आखिरी जरा कर लो, इससे ज्यादा तंग करना आपको मुनासिब नहीं है। लेट्स सी में कंपनी ए है, पहले बात सुने प्लीज, आप फार्मूले पे फोकस कीजिएगा। सपोज इस कंपनी ए की 50 मिलियन नेट टोटल सेल और 100 मिलियन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है। आंसर बताइए। 0.5। 50 मिलियन क्या है जी? प्लीज यार 50 मिलियन क्या है यार? फार्मूले की वही फिगर्स लिख रहा हूँ यार, सेल है। और 100 मिलियन क्या अज्यूम किया मैंने? इट मींस 100 मिलियन कैपिटल लगा के, कैपिटल एम्प्लॉय करके 50 मिलियन की सेल जनरेट हुई है। इन अदर वर्ड्स सेल इज 0.5 टाइम्स ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या चीज किसका कितनी दफा है? Sales are 0.5 times of average capital employed. ठहरे एक दफा दोबारा बोर्ड पे देखें। ये 0.5 जो आंसर आया मेरा, इसे डिवाइड बाय 1 कह सकता हूँ? जी कह सकता हूँ सर। अब इससे क्या समझ आएगा? हर 1 रुपया जो बिजनेस में लगा हुआ है उसके बदले 50 पैसे सेल। हर रुपया ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड के बदले 50 पैसे सेल। कंपनी बी सपोज 10 मिलियन डिवाइड बाय 5 सॉल्व करो। क्या चीज किसका 2 टाइम्स? सेल्स आर 2 टाइम्स ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय। क्या इस 2 के नीचे भी 1? अब जाने दें यार, अबे लिखा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता डिवाइड बाय 1। लेकिन अब यहाँ डिवाइड बाय 1 का मीनिंग क्या होगा? हर 1 रुपया ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड के बदले 2 रुपए सेल है। कौन सी कंपनी बेहतर है? ए या क्या कम लगा के ज्यादा सेल, या ज्यादा लगा के थोड़ी सी सेल? हायर द बेटर, लोअर द बेटर? ये रेशियो बता के रही, इसकी इंटरप्रिटेशन में 1 मिनट जाएगा। नहीं पहले रेशियो बता के रही, इंटरप्रिटेशन पर। हाउ मच टाइम सेल्स आर इन रिलेशन टू कैपिटल एम्प्लॉयड? सेल्स कितनी है कैपिटल एम्प्लॉयड के रिलेशनशिप में? तो कंपनी ए की सेल कितनी है? 0.5 टाइम्स। एंड कंपनी बी की सेल कितनी है? 2 टाइम्स। किसके मुकाबले में? कैपिटल एम्प्लॉयड के मुकाबले में। हायर द बेटर, लोअर द बेटर? व्हाई हायर द बेटर? थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट हो, ज्यादा से ज्यादा सेल हो, जितना हो सके उतनी ज्यादा हो। समझ आता है सर? लिखिए, ठीक है सर। नहीं होगा सही, मेहनत करके थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट, लेकिन दिन रात मेहनत, दिन रात एडवर्टाइजमेंट, दिन रात लोगों के जहन में इस चीज के बगैर दुनिया का कोई फायदा नहीं है, पीछे रह जाओगे, फलाना आगे निकल जाएगा, ये होना जरूरी है। पहला सवाल हो सकता है कबर में यही हो, एहसास रहे लोगों के जहनों के अंदर चले जाए। ऐसे ही हो रहा है। चीजें ज्यादा बेचने का क्या तरीका है? ज्यादा से ज्यादा डिमांड बनाए, नौजवानों को कन्विंस करें। बर्गर के बगैर पेप्सी हजम, सॉरी पेप्सी के बगैर बर्गर नहीं, दो वाइस वर्सा, खाली पेप्सी मजा ही नहीं आ रहा। कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कॉम्बो डील सर। दोनों हाथ बिजी होने चाहिए। नहीं इसका ये मतलब नहीं बगैर लगाए से, लेकिन कंपैरेटिवली नहीं। आप ये बताने कौन सी कंपनी बेहतर होगी? जिसने कम इन्वेस्ट किया है और ज्यादा सेल। आइडियल तो ये है।
कम से कम, अब इसका ये मतलब नहीं कि जीरो इन्वेस्टमेंट का सेल होगी, कंपैरेटिवली जिस कंपनी ने कम इन्वेस्ट करके ज्यादा सेल कमाई होगी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी। आंसर अगर 1 से ऊपर होगा उसका मीनिंग क्या होगा? आंसर अगर 1 से ऊपर होगा, 1 से अबव होगा, नहीं अगर आंसर 1 से अबव है तो इसका मीनिंग सेल ज्यादा है, सेल ज्यादा है। आंसर अगर 1 से नीचे चला गया, सेल कम है, कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा है। ऐसे ही होना है, बेस बनी हुई। ये दूसरे केस में 2 टाइम्स क्यों आया? बेस में कम है, बेस में कम अमाउंट है, और फर्स्ट केस में बेस में ज्यादा अमाउंट। कम लगा के ज्यादा सेल किस कंपनी ने जनरेट की? ऐसे 2 टाइम्स, डबल, डबल कमाया है, उसने आधा कमाया, तो किसने ज्यादा कमाया? हायर द बेटर, लोअर द बेटर? बेटा बाजी क्या हो गया? इस सेल में सेल रिटर्न और क्रेडिट दो सेल दोनों इंक्लूड करें। इस सेल में कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों कंसिडर करेंगे, और नेट का मतलब ये है कि अगर सेल रिटर्न हुई होगी तो उसको लेस कर देंगे। ये नेट टोटल सेल का मीनिंग बताएंगे। टोटल सेल माइनस टोटल सेल रिटर्न। देख रहे हैं, टोटल सेल से मुराद कैश सेल भी है और क्रेडिट सेल, दोनों सेल है। मसलन अगर आपके सामने वर्ड बोला रहे सेल, प्रॉफिट एंड लॉस में लाया, अब इसमें वर्ड सेल, सबसे ऊपर जो सेल उसमें कैश सेल या क्रेडिट सेल, दोनों। लेकिन अगर डेटर्स की सिर्फ बात हो रही है तो सिर्फ क्रेडिट सेल, लेकिन अगर सिर्फ सेल वर्ड बोला जाए तो टोटल सेल। ठीक है, ये इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन है शायद सर। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन। इंशाल्लाह ये बहस कल यहीं से दोबारा शुरू करेंगे। आप लोग प्लीज जरा बता के उठिएगा क्या होमवर्क आज का है। मैं जरा पिछले क्वेश्चंस में इसलिए इंटरेस्टेड हूँ कि पहले वो जरा पक्के करें ज़हन में, क्योंकि गेम तो एडवांस होती जानी है। आपके लिए क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन नए से पहले जरा दोबारा रिवाइज करें। पेज नंबर बोल दीजिएगा। 129 पे क्वेश्चन नंबर 3 और 144 पे क्वेश्चन नंबर 1 दोबारा इंडिविजुअली सॉल्व करने का आज होमवर्क है आपको। अल्लाह हाफिज। 129 एंड 144। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोग भी काइंडली क्लास टाइम पे ज्वाइन किया करें यार। लैपटॉप नीचे चाहिए, किसको क्या दी? और चीज ले ली। जी सर, किधर गए? बस बड़े अच्छे बाद मुलाकात हुई है। नहीं, बहुत अच्छे बाद मुलाकात हुई है सर। दरमियान में तो 3 दिन वक्त आ गए जी। और चीजें सुनी कुछ मैंने पढ़ा नहीं था ना, हाँ, वो 4 टॉपिक्स के लिए जाए फिर उसके बाद समझ नहीं आ रहा है। तो आप कंप्लीट कर लिए? कि वो चीजें कंप्लीट कर लिया।